इन्होंने कहा विनिंग इज नॉट अ समटाइम थिंग, इट्स एन ऑल द टाइम थिंग। इसका मतलब होता है जीतना कभी कभार की बात नहीं होती है, ये तो हमेशा की बात होती है, हर बार की बात होती है। परिवहन एवं संचार की आवश्यकता क्यों है जीवन में? देखो, जीवन में अगर अपन वास्तविक बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी प्रकृति के बारे में, है ना। प्रकृति के बारे में बात करें तो प्रकृति में सारी जो चीज़ें हमें चाहिए, जो वस्तुएं चाहिए, वो एक जगह नहीं है भैया। ट्रांस का मतलब क्या होता है? ट्रांस का मतलब होता है पार, है ना, पार। और कॉन्टिनेंटल का मतलब होता है महाद्वीप, यानी महाद्वीप के पार चलने वाले रेलवे मार्ग। इसके ऊपरी भाग को अपन कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या होता है सर? ये उत्तरी गोलार्ध होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। यानी इसके ऊपर जो भी है ना अक्षांश, यानी उत्तरी अक्षांश में जो भी है उत्तरी गोलार्ध में, इसके नीचे है, यानी जो नीचे होता है वो दक्षिण होता है, ये दक्षिणी गोलार्ध है अपने पास, है ना। ये अमेरिका दिखा देते हैं, ये रहा अमेरिका आप लोगों के पास। तो ये अमेरिका जो है इसमें 60% है भाई, ये देखो, ये देखो अपने पास यहाँ से ये रहा, इसमें 60% अपने 10 से 35 अक्षांशों। ये कौन से अक्षांश अभी बात करते हैं? बात करते हैं कहाँ पे? ये 0 डिग्री है आपके पास, है ना, यहाँ से 0 डिग्री है। कौन सी है? ये भूमध्य रेखा 23.5 डिग्री है भाई, ये 23.5 डिग्री है। तो यहाँ से मान के चलते हैं कि ये 10.5 यहाँ से मानते हैं और ये 35 हो गया। एक बार मान के चल लेते हैं, गणित में भी तो मानते हो, अपने यहाँ पे मान लेते। हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, इवोस अकेडमी पर मैं आपका होस्ट, दोस्त और शुभचिंतक अमित कुमार फिर स्वागत करता हूँ आज की शानदार क्लास में। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की स्टडी है बढ़िया शानदार तरीके से चल रही होगी, बड़ी मजे से चल रही होगी। आज की इस क्लास में हम अपने चैप्टर परिवहन एवं संचार का रिवीजन करने वाले हैं बढ़िया नोट्स के आधार पर, यानी इंपॉर्टेंट नोट्स के आधार पर हम अपने इस चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। साथ ही बात करें अपने इस चैप्टर के क्वेश्चंस के बारे में, तो अपनी क्लास के अंत में आप लोगों को इसके चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रश्न हैं, उनके आंसर्स भी मैं आसान भाषा में करवाने वाला हूं। इसका मतलब क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण होने वाली है। तो फिर आपको क्या करना है? आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको ये आज की क्लास बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देखनी है। मैं गारंटी लेता हूं इस चैप्टर से आने वाले प्रश्नों को आप अपनी एग्जाम में गलत नहीं करने वाले हो। तो अपनी इस क्लास को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात करना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास की शुरुआत करते हैं विंस लंबार्डी के बहुत ही मोटिवेशनल शब्दों के साथ। क्या कहा है इन्होंने? इन्होंने कहा है विनिंग इज नॉट अ समटाइम थिंग, इट्स एन ऑल द टाइम थिंग। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है जीतना कभी कभार की बात नहीं होती है, ये तो हमेशा की बात होती है, हर बार की बात होती है। इसका आसान भाषा में मैं समझाऊं, इसका आसान भाषा में अर्थ ये होता है कि आपको एक बार जीवन में सफलता मिल गई, इसके बाद देखिए सफल हो कि नहीं हो, नहीं, जीवन में आपको हर बार सफलता हासिल करनी चाहिए, यानी हर बार आपको जीतना चाहिए। यही इनका अर्थ होता है, किनके? विंस लंबार्डी के शब्दों का। अब चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। चैप्टर की बात करें तो आज के इस चैप्टर में हमने क्या क्या शामिल किया है? आज के इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, परिचय पढ़ने वाले हैं परिवहन और संचार के बारे में। परिवहन के प्रकार पढ़ने वाले हैं। स्थल प्रकार में बात करेंगे तो स्थल परिवहन है, जल परिवहन है, हवाई परिवहन है और पाइपलाइन परिवहन है, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में बात करेंगे अपने संचार के बारे में, और इसके बाद में बात करेंगे साइबर स्पेस इंटरनेट के बारे में। ये सारे बिंदु मैं आप लोगों को नोट्स के आधार पर समझाने वाला हूँ, तो धैर्य बनाए रखना बस आज की क्लास में। अब जो सबसे पहला प्रश्न उठता है, वो जो आपके दिमाग में आता है ना, वो जो पहला प्रश्न आता है वो आता है परिवहन एवं संचार की आवश्यकता क्यों है? आप सीधी सी बात आप जानते हो भाई कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमें पहुंचाने के लिए जो संसाधन होते हैं वो परिवहन होते हैं। तो इनकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हमें समय बचाना था, तो परिवहन हो गया। संचार की आवश्यकता, सर संचार की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि संचार के द्वारा, यानी संचार यानी कम्युनिकेशन, हम अपने समाचार को तुरंत एक दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं। ये तो होती है देखो इसकी आसान भाषा। अब मैं बात करूं अपने पास है प्रकृति के बारे में, यानी जो एक वास्तविक जो परिभाषा है, कारण जो है वो मैं बता देता हूँ। प्रकृति के बारे में छोटी सी बात बताता हूँ। प्रकृति में सारे संसाधन जो है वो एक जगह नहीं है। यहाँ पे कोयला अधिक है, यहाँ पे लोहा अधिक है, यहाँ पे अपने पास चांदी की मात्रा अधिक होती है, यहाँ पे अन्य खनिज है। अब ये सारे क्या है? अलग अलग है। अब अलग अलग है, इसका मतलब है क्या है? अलग अलग होने से क्या हुआ कि हमें इनको एक जगह करना होता है।
अब एक जगह करना होता है तो हमें परिवहन की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। या मान के चलो कि अपने पास यहाँ पे एक लोहा फैक्ट्री है, लोहा फैक्ट्री, या अपने पास यहाँ पे विद्युत केंद्र है यानी बिजली बनाने का, और कोयले से बनाया जाता है, तो कोयला यहाँ से पहुँचाने के लिए हमें आवश्यकता किसकी पड़ेगी? परिवहन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये अपने पास से वैलिड कारण होता है परिवहन की आवश्यकता की। सर परिवहन की आवश्यकता की यानी अपने पास खोज कब हुई? तो एक छोटी सी बात बताते हैं, हम चलते हैं थोड़े से आदिकाल की तरफ, है ना, आदिकाल की तरफ चलते हैं। और आदिकाल में बात करें तो जो मनुष्य होते थे, जब मनुष्य अपने पास अपने अस्तित्व में आया ही था, उस समय वस्तुओं को अपने पास सर पर लाद कर, पशुओं पर लाद कर वो ले जाया करते थे, तो समय लगता था। उसके बाद धीरे धीरे अपने पास पहिए का आविष्कार हुआ। अब पहिए का जैसे ही आविष्कार हुआ, अपने परिवहन क्षेत्र में एक क्रांति आ गई थी, क्योंकि पहिए पर किसी चीज़ को रखकर पहिए के साथ जोड़कर किसी भी साधन के, और वो आसानी से आगे जाने लग गया। तो पहिए के आविष्कार से क्या हुआ, अपने पास वाहनों की तरफ से आगे बढ़ने लगे। अपने इंसान है बहुत तेज दिमाग का होता है, वो आगे बढ़ने लग गया। अब इसके बाद में अपने पास संचार की आवश्यकता पड़ी। भाई संचार क्या था? संचार की बात करें अपने पास, तो संचार में अपने पास समाचार पहुंचाना होता है, वार्तालाप होती है। संचार का मतलब कम्युनिकेशन जो होता है। अब संचार की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि समाचार पहले पहुंचाते थे कैसे? इंसान लेकर जाते थे, समय लगता था। अब उसको कम करने के लिए यानी समय की बचत के लिए हमें संचार की भी आवश्यकता पड़ती है। ऐसे नहीं समझ में आएगा। ये मान के चलो हम पुराने ज़माने की बात करते हैं, जब पत्र भेजा करते थे, अपने दादा परदादा है वो पत्र से क्या है वार्तालाप होती थी, पत्र भेजा करते थे। अब ये मान के चलो किसी गांव में कोई बुजुर्ग महिला या कोई बुजुर्ग है, वो 100 साल का हो गया और बेचारा भगवान के पास चला गया। अब उसकी समाचार पहुंचाने हैं। ये मान के चलो एक गांव यहाँ पे, दूसरा गांव यहाँ पे। अब पहले पत्राचार करते थे, पहले तो इंसान जाते थे, तो इंसान यहाँ से जाएगा, समय लगेगा। और बाद में पत्र की समय हुआ तो पत्र का भी यहाँ पे आज भेजा है तो 7 दिन बाद पहुँचता था। इसका मतलब दादाजी के तो दिन पूरे हो लिए थे, तो फिर समाचार कैसे पहुँचेगा? यानी वापस यहाँ पे आते आते हैं ना, समाचारों को मिलते मिलते 14 दिन हो जाएंगे, 14 दिन में तो दादाजी पूरे हो जाएंगे अपने। तो इस तरीके से अपने पास क्या है, ये अपने चलते हैं समाचार, यानी अपने संचार की आवश्यकता हमें पड़ी, ज़रूरत पड़ी, इसलिए हमने संचार की खोज करी। तुरंत अपने पास समाचार पहुँचाना है। अब संचार और परिवहन दोनों एक साथ क्यों पढ़ने वाले हैं? क्योंकि ये दोनों ही अपने पास एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका सारा जो विवरण है ना, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब चलते हैं अपने चैप्टर के नोट्स की तरफ। अब सबसे पहले परिचय पढ़ते हैं। परिचय क्या है? देखो मूल अवधारणा में, परिचय में मूल अवधारणा पढ़ते हैं प्राकृतिक संसाधन। जो मैंने बताया है, आर्थिक क्रियाकलाप और बाजार हमेशा एक स्थान पर नहीं होते हैं। सबसे बड़ी समस्या यही होती है हमारी इन्वेंशन की, जो सबसे यानी जो अपनी खोज होती है ना, वो कहते हैं ना आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है ना। क्यों? क्योंकि ये बता देता हूँ, प्राकृतिक संसाधन जो मैंने बताया है, इसके अलावा आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप का मतलब होता है धन के द्वारा क्रियाकलाप जो किया जाता है, कार्य जो होते हैं। और बाजार हमेशा एक स्थान पे नहीं होते हैं भाई, एक स्थान में नहीं होते हैं। और तो फिर क्या होता है, परिवहन और संचार ही उत्पादन केंद्रों को, उत्पादन केंद्र जहाँ से हमें सामग्री जहाँ पे सामग्री बनाई जाती है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल बताने वाला हूँ। को उपभोग केंद्रों यानी कंजप्शन सेंटर क्या होते हैं, जहाँ से अपने पास उनको काम में लिया जाता है तक से जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं सर? मैं बता देता हूँ। अपने पास पलसाना में एक दुग्ध फैक्ट्री है, सरस की या अमूल की। वहाँ से दूध का जो उत्पादन होता है, अपने पास बहुत ज़्यादा दूध उत्पादन होता है वहाँ से, राजस्थान की शायद बड़ी फैक्ट्री है वो। अब उसको अपने पास राजस्थान के अन्य राज्यों में पहुँचाना है, तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी? वहाँ पे पड़ेगी आपके पास जो परिवहन है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब अपने पास ऑर्डर कहाँ से करेंगे? ये मान के चलो मुझे चाहिए वहाँ से, तो मैं उनको समाचार कैसे दूंगा? मैं अगर पहले वाला रूल अपनाऊंगा कि यहाँ से पत्र भेजूंगा, 7 दिन बाद में पहुँचेगा, 7 दिन बाद में वो सामग्री आएगी, ऐसा नहीं है। फिर मैं अपने पास से उनको फ़ोन करूँगा, तो वो फ़ोन करना क्या होता है, संचार में शामिल हो जाता है। ये आपके पास हो जाते हैं अपने पास मूल अवधारणा। अब देखो बात करते हैं परिवहन की परिभाषा क्या होती है। एक आसान भाषा में मैं समझा देता हूँ, बहुत ही आसान भाषा में। वस्तुओं को और अपने पास यानी किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए जो संसाधन होते हैं वो परिवहन कहलाते हैं।
अब वो पहुंचाएंगे किस किस को, उसमें अपन हर चीज़ पहुंचा सकते हैं। आप कहोगे सर मैंने अपने दोस्त के द्वारा है ना अपनी एक बुक है अपने घर पे भेजी तो वो मेरा दोस्त भी परिवहन है क्या? हाँ बिल्कुल वही भी परिवहन है आप लोगों के पास। इसका बढ़िया एग्जाम्पल बताऊंगा, लेकिन अभी सुनो। व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की सेवा या सुविधा को परिवहन कहते हैं। दिमाग में रख लेना। अब इसमें मनुष्यों, पशुओं और विभिन्न प्रकार के वाहनों का उपयोग होता है। तो मनुष्यों का उपयोग कैसे होता है सर परिवहन में? मैं बता देता हूँ बढ़िया एग्जाम्पल। जो पहले अपने पास शादी विवाह होती थी तो डोली को उठाने के लिए मनुष्यों की आवश्यकता होती थी कि नहीं थी, तो वो परिवहन का साधन थे। आपके दोस्त के साथ आपने अपनी बुक अपने घर भेजी है तो आपका दोस्त आपके लिए परिवहन हो गया है। तो सारे होगा कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है, यही होता है। पशुओं की बात करें तो पशुओं में अपने पास जैसे पहले घोड़ा गाड़ी चलती थी, बैलगाड़ी चलती थी, तो वो क्या करते थे? पहले तोंगा में बैठ के, घोड़ा गाड़ी को तोंगा कहते थे ना, उसमें बैठकर लोग हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे, तो वो पशु काम में आ गए। इसके बाद में गधे वगैरह, खच्चर वगैरह वो बोझा ढोने के लिए काम में आते थे, तो वो परिवहन का काम आ गए। इसके बाद में बात करें विभिन्न प्रकार के वाहनों का उपयोग होता है। वाहनों में अपने पास जैसे साइकिल है, बाइक है, कार है, बस है, ट्रक है, हवाई जहाज है, ये सारे आते हैं। अब इसके बारे में बात करें परिवहन के बारे में तो क्या होते हैं? देखो, सड़कें और रेल मार्ग भूमि परिवहन का हिस्सा होते हैं। यानी सड़क पर चलने वाला और रेल की पटरियों पे चलने वाला क्या होता है? भूमि परिवहन होता है। तो भूमि परिवहन के दो भाग हैं, सड़क और रेल। जबकि जल मार्ग और हवाई मार्ग परिवहन के अन्य दो साधन हैं, जल परिवहन और हवाई परिवहन, ये अलग हो गए। इसके बाद में बात करें पाइपलाइन में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और अयस्को जैसी सामग्रियों को तरल रूप में ले जाती हैं। तो पाइपलाइन भी आप लोगों के पास परिवहन का काम करती है, याद रख लेना। अब इसके बाद में बात करें परिवहन जाल क्या होता है सर, है ना? देखो, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क क्या होता है, परिभाषा आ सकती है 1 नंबर की, बिल्कुल पूछेगा, 100% है। देखो, जब कई स्थानों को मार्गों यानी सड़कों और रेल द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है तो उसे परिवहन जाल कहा जाता है। एक आसान भाषा में बताऊं तो ये मान के चलो, ये अपना क्षेत्र है, यहाँ पे ये रेल पटरी जा रही है, यहाँ पे स्टेशन है, यहाँ पे स्टेशन है, बीच में अपने पास है नहीं तो गाँव से आएंगे तो यहाँ से सड़कें आएंगी, यहाँ से सड़कें आएंगी, यहाँ से सड़कें आएंगी, यहाँ से सड़कें आएंगी और दूसरी जगह से आएंगी। तो ये क्या हो गया? एक जाल बिछ गया है। इसको हम क्या कहते हैं? परिवहन जाल कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, तो स्क्रीनशॉट लेते चलना है ना, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, एक बार में समझ में आ रही होगी। इसके बाद है परिवहन की विधाएं क्या होती है सर? विधाएं नहीं, प्रकार की बात कर रहा हूं, है ना? जो हमने बात करी है कि ट्रांसपोर्ट के, अरे परिवहन के कितने प्रकार होते हैं? तो 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, परिवहन के मुख्य साधन स्थल, जल, वायु और पाइपलाइन है। इसका मतलब आपके पास से 4 प्रकार हो गए हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ये याद रखना भाई, 1 नंबर का, आधे नंबर का क्वेश्चन आ जाए, परिवहन कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का है। कौन कौन से है? इसमें स्थल की बात करेंगे तो सड़क और रेल पड़ेंगे। जल की बात करेंगे तो समुद्र, नदियाँ जो है ना वो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों पड़ने वाले हैं। इसके बाद में वायु है, इसके बाद में पाइपलाइन है, ये बात करते हैं। देखो, क्या स्थल परिवहन की बात करें तो इसमें सड़कें और रेल मार्ग शामिल है, तो कोई समझाने वाली बात ही नहीं है। जल परिवहन की बात करें तो ये भारी और सस्ते सामान के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सबसे उपयुक्त है, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। वायु परिवहन की बात करें, ये सबसे तेज और कीमती सामान के लिए श्रेष्ठ है, यानी कोई सामग्री जो बहुत ही फास्ट पहुंचानी है उसके लिए है। पाइपलाइन की बात करें तो इसका उपयोग जल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और तरल अयस्कों के परिवहन के लिए आवश्यक हो जाता है। अब देखो, मैं एक बात बताता हूँ, पाइपलाइन क्यों सस्ता है? अपने को पाइपलाइन बिछानी है, उसके द्वारा अब एक जो ट्रक होता है उसमें 5000 लीटर आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन पाइपलाइन के द्वारा जितना भेजना चाहे तरल अयस्क जो भी है, तरल पदार्थ जो भी है वो आ सकता है। इसलिए अपन इसको भी किस में मानेंगे? परिवहन में मानने वाले हैं। अब एक नोट याद रखना भाई, आप लोग ध्यान से समझ लेना, कम दूरी के लिए और घर घर तक डिलीवरी के लिए सड़क परिवहन सस्ता और तेज है भाई। आपने ऑर्डर किया कि आज तो पिज्ज़ा खाना है, मुझे पिज्ज़ा आपको खाना है, 5 मिनट में घर आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि आपके पास सड़कें बिछी हुई हैं, बाइक ली तुरंत अपने पास आपके पास आ जाता है। इसके बाद में माल का अंतर्राष्ट्रीय परिवहन समुद्री जहाजों द्वारा किया जाता है।
यानी कहने का मतलब भारी, अपने पास जो जहाज होते हैं इतने बड़े बड़े कंटेनर ले जाते हैं, 20-20 हज़ार कंटेनर चले जाते हैं, तो वो सस्ता पड़ेगा। इसके बाद में देश के भीतर लंबी दूरी तक भारी मात्रा में सामान ले जाने के लिए रेल परिवहन सबसे उपयुक्त है। अब अपने पास ये मान के चलो, अपने भारत में की बात कर लेते हैं। अपने भारत में ही आपको यहाँ से जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी सामग्री पहुँचानी है भारी मात्रा में, तो यहाँ से ट्रेन है वो सस्ती पड़ती है, ये हो जाता है। इसके बाद में बात करें उच्च मूल्य वाले, हल्के और जल्दी खराब होने वाले सामानों को हवाई मार्गों से ले जाना सबसे अच्छा होता है। ये नोट ध्यान में रख लेना भाई, है ना। ये छोटी सी बात थी इसके बारे में, परिवहन के प्रकार के बाद में। अब चलते हैं आगे। आगे क्या दिया, भूमि परिवहन। भूमि परिवहन में क्या पढ़ने वाले हैं, सड़कें और रेल मार्ग, ये दोनों पढ़ने वाले हैं। देखो, पहिए के आविष्कार के साथ ही बैलगाड़ियों और वैगन का मतलब गाड़ी होता है ना, वैगनों का उपयोग महत्वपूर्ण हो गया। कैसे सर, बात करें अपने पास तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं, क्या बात करें सर, जब पहिए का आविष्कार हुआ था तो क्रांति आ गई थी, तो वही अपने पास बता रहा है। इसके बाद में क्या हुआ था, बैलगाड़ी और वैगनों का उपयोग महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि वजन अपने पास पहले इंसान खुद उठाकर ले जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर। इसके बाद में बैलगाड़ियाँ हुई, पहिए का आविष्कार हुआ, गाड़ियाँ बनी और उस पर सामान ढोने में आसानी होने लगी, ये होता है। वस्तुओं और सेवाओं का अधिकांश परिवहन भूमि मार्ग से होता है, सीधी सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 18वीं शताब्दी में भाप इंजन के आविष्कार के बाद परिवहन में क्रांति आ गई। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया, जेम्स वॉट ने किया था, 18वीं सदी में किया था। और भाप के इंजन से ही, भाप क्या होता है ये मैं आपको अलग से समझाऊंगा, जिसमें क्या होता है, भाप बनती है और भाप से आगे जाकर वो अपने पास जो एक्सीलरेटर वगैरह जो होते हैं उनको चलाता है, ये बाद में समझाऊंगा, प्रोसेस चिंता मत करना। भाप के इंजन से क्या हुआ, क्रांति आ गई। इसके बाद में पहली सार्वजनिक रेलवे लाइन 1825 में उत्तरी इंग्लैंड में स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच खोली गई, पहली रेल लाइन जो होती है ना सार्वजनिक, उसके लिए। और उसके बाद से 19वीं शताब्दी में रेलवे परिवहन का सबसे लोकप्रिय और सबसे तेज रूप बन गया था, ये ध्यान में रखना है। भूमि परिवहन के क्षेत्र में हुए नए विकासों में पाइपलाइन, रोपवे, ये ध्यान में रखना, रोपवे क्या होता है, केबलवे शामिल हैं। यानी जैसे जैसे अपन विकसित होते जा रहे हैं, हमारे परिवहन के साधन भी विकसित होते जा रहे हैं भाई। अब देखो, पाइपलाइन के द्वारा, पहले पाइपलाइन थोड़ी थी, गैस घर घर नहीं पहुंचती थी पहले, अब गैस के कनेक्शन होने लगे। रोपवे क्या होता है, ये मान के चलो, ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी है, तो यहाँ से यहाँ तक एक रस्सी, जिसको तारनुमा कहते हैं, तार लगाया जाता है, उस पर ट्रोलियाँ लगाई जाती है, यानी जो बैठाने के लिए, वो यहाँ से यहाँ तक ले जाता है, उसको कहते हैं रोपवे। केबलवे यही होता है एक तरीके से, और शामिल है, ये अपने पास अपन ने क्या कर लिया, खोज कर लिया भाई, तो ये चलता रहता है। खनिज तेल, पानी, कीचड़ और सीवरेज जैसे तरल पदार्थों का परिवहन पाइपलाइनों द्वारा किया जाता है, ये आ जाता है भूमिगत में। इसके बाद में बात करें सड़कें, तो भूमिगत में सबसे पहले सड़कें पढ़ लेते हैं। क्या है, देखो, रेल परिवहन की तुलना में कम दूरी के लिए सड़क परिवहन सबसे किफ़ायती है भाई। कम दूरी पे जाना है हमें ये मान के चलो 10 किलोमीटर ही जाना है, तो उसमें ट्रेन में थोड़ी लेके जाएंगे, ट्रेन में नहीं जाएंगे, तो ट्रेन में नहीं जाएंगे, तो कम दूरी के लिए अपने पास सड़कें ठीक है। सड़क मार्ग से माल परिवहन का महत्व बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यह घर घर तक सेवा प्रदान करता है। याद रख लेना भाई, सड़कों के बारे में है, सीधी सी बात है, सड़कें नहीं होती तो हमारे पास सामग्री भी नहीं पहुंचती। इसलिए बरसात के मौसम में कच्ची सड़कें वाहनों के चलने लायक नहीं रह जाती है, और भारी बारिश और बाढ़ के दौरान पक्की सड़कें भी बुरी तरह प्रभावित होती है। ये थोड़ी सी कमी है इसमें कि सड़कों के लिए। विश्व में मोटर योग्य सड़कों की कुल लंबाई लगभग 15 मिलियन किलोमीटर है भाई, विश्व में, याद रखना भाई, है ना, प्रश्न आ सकता है स्पेस वाला, खाली जगह वाला, खालिस्तान वाला, जिसमें से उत्तरी अमेरिका की बात करें तो का हिस्सा 33% है भाई। यानी कहने का मतलब विश्व में चलने वाली जो सड़कें है वो 15 मिलियन किलोमीटर है, और उसका 33% हिस्सा जो है अकेले उत्तरी अमेरिका में है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा सड़कें वहीं पे है। जब सड़क नेटवर्क यातायात की मांगों को पूरा करने में असमर्थ होता है तो जाम लग जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि अपने पास ये मान के चलो एक शहर है ना, अपना शहर है, शहर के बीच में ज़्यादा सड़कें चौड़ी नहीं होती है, तो वहाँ पे सड़कें ज़्यादा चौड़ी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है ट्रैफिक जाम हो जाएगा, वही बता रहा है।
शहरी सड़कें लगातार यातायात जाम से ग्रस्त रहती है। मैंने बता दिया ये एग्जाम्पल। दिन के कुछ विशेष समयों पर सड़कों पर यातायात प्रवाह के चरम उच्चतम बिंदु और निम्नतम बिंदु देखे जा सकते हैं। ये मैं समझा देता हूँ कैसे। ये मान के चलो अपना स्कूल लगता है ना अपने 10 बजे, अब सर्दियों में 10 बजे लगता है अपना स्कूल। अब 10 बजे क्या होता है कि लोग अपने घर से 9 बजे निकलना शुरू हो जाते हैं, गुरुजी भी निकलते हैं। मोस्टली ऑफिस 10 बजे खुलता है भाई, मोस्टली ऑफिसेस चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। अब यहाँ 9 बजे से लगना शुरू होता है। क्यों? यहाँ पे हर कर्मचारी निकलेगा, हर कामकार निकलेगा, काम करने वाला भी 10 बजे के आसपास निकलता है। यानी सारे जो लोग हैं वो 9 बजे निकलते हैं और 9 बजे के बाद में 10 बजे तक वो अपने स्थान पे पहुंच जाते हैं। अब ये जो समय होता है ना, ये जो समय है ये तो आपके पास क्या होता है, ट्रैफिक का होता है ना, ये तो ट्रैफिक का होता है। लेकिन 10 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक, क्योंकि ये अपने पास मोस्टली टाइम होता है, ऑफिस का टाइम होता है, स्कूल का टाइम होता है, काम करने वालों का समय होता है, तो ये जो समय होता है इस दौरान सड़कें खाली रहती हैं, तो ये अपने पास न्यूनतम साधन चलते हैं। इसके बाद में 4 से 5 बजे तक और 6 बजे तक, 4 से 6 बजे तक लोग वापस अपने घर आते हैं, तो ये समय अपने पास चरम बिंदु पे होता है। तो ये बात यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो क्या आता है, राजमार्ग। अब ये राजमार्ग क्या होता है सर? राजमार्ग होता है स्टेट हाईवे, जो एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ता है, वो होता है राजमार्ग। देखो राजमार्ग दूर दराज के स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती हैं। इनका निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि वाहनों की निर्बाध आवाजाही हो सके। निर्बाध क्या होता है? बिना बाधा के। क्या होता है? बिना बाधा के होता है। अब ये मान के चलो स्टेट हाईवे की बात करते हैं जो एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ता है। ये अपना राजस्थान है, ये यूपी है, अपने को यहाँ से सामग्री पहुँचानी है। अगर ये बीच में जाएगी अपने पास सड़कों पे, अपने गाँवों से होती हुई जाएगी, तो फिर अपने पास अपने सामग्री पहुँचेगी कब, लोग पहुँचेंगे कब? तो अपने पास स्टेट हाईवे बनाया जाता है जिसपे कोई बाधा नहीं होती है, सीधा हाईवे होता है। उसके बीच में बस जो स्थान होता है मुख्य मुख्य वहाँ पे रुकती है, उसको स्टेट हाईवे बोलते हैं ना, राजमार्ग बोलते हैं। इसके बाद में बात करें, ये सड़कें 80 मीटर चौड़ी हो सकती हैं। राजमार्ग वाली कितनी हो सकती है भाई? 80 मीटर चौड़ी हो सकती है, जिनमें निर्बाध यातायात प्रवाह को सुगम बनाने के लिए अलग अलग यातायात जैसे लेन, पुल, फ्लाईओवर और दोहरी सड़कें बनाई जाती है। ये मान के चलो कोई शहर है यहाँ पे और शहर का मार्केट है ये। अब यहाँ पे अगर नीचे से चलेगी तो दिक्कत हो जाएगी, यहाँ पे अपने पास ट्रैफिक हो रहेंगे कि लोग आवाजाही करेंगे, टैक्सी चलती है, बाइक चलती है, छोटे वाहन चलते हैं। तो फिर सरकार क्या करेगी, यहाँ से एक ओवर पुल बना देगी। तो इससे क्या होगा? इससे होगा कि ये जो वाहन है वो बिना आवाजाही के, बिना अपनी दिक्कत के, बिना रुकावट के आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं, विकसित देशों में हर शहर और बंदरगाह शहर राजमार्गों से जुड़ा है। ये विकसित देशों की बात। अभी उत्तरी अमेरिका में राजमार्गों का घनत्व अधिक है, लगभग 0.65 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है भाई। ये ध्यान में रख लेना भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। इसका मतलब है ये 0.65 किलोमीटर प्रति कैसे है? ये ऐसे है कि अपने पास सड़कों का घनत्व प्रति 100 किलोमीटर के आधार पर निकाला जाता है। तो प्रति 100 किलोमीटर की बात करें तो आपके पास 65 किलोमीटर सड़कें हैं, वो आपके पास उत्तरी अमेरिका में मिलती हैं। अपना घनत्व बहुत कम है इसे। प्रशांत तट की बात करें, पश्चिम पर स्थित शहर अटलांटिक तट पूर्व पर स्थित शहरों से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। यानी कहने का मतलब ये उत्तरी अमेरिका की बात कर रहा है। तो ये होते हैं राजमार्ग। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है? इसी प्रकार कनाडा के उत्तरी शहर मेक्सिको के दक्षिणी शहरों से जुड़े हुए हैं। कैनेडियन हाईवे, ब्रिटिश कोलंबिया, ये ध्यान में रखना भाई, कैनेडियन हाईवे की बात कर रहे हैं ना, कैनेडियन हाईवे। कोलंबिया पश्चिमी तट में वैंकूवर को न्यू फाउंडलैंड पूर्वी तट से सेंट जॉन्स सिटी से जोड़ता है। ये याद रखना भाई। अपने पास कौन सा है? कैनेडियन हाईवे, जो ब्रिटिश में है, ब्रिटिश कोलंबिया क्या है? पश्चिमी तट में है वैंकूवर, यानी ये जो वैंकूवर है वो पश्चिमी तट पे है, को न्यू फाउंडलैंड जो कि पूर्वी तट पे है से जोड़ता है कनाडा में। मैंने आपको मैप में भी समझाया था ये वैंकूवर, याद रखना भाई। में पूर्वी तट में सेंट जॉन्स सिटी से जोड़ता है। और अलास्का हाईवे, जो अलास्का हाईवे याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है, एडमॉन्टन कनाडा को एंकोरेज अलास्का से जोड़ता है भाई। ये अपने पास ये कहाँ की है? कनाडा की बात कर रहा हूँ मैं। अलास्का हाईवे, अलास्कन हाईवे भाई, अलास्कन हाईवे एडमॉन्टन कनाडा को एंकोरेज अलास्का से जोड़ता है। ये प्रश्न आने वाले हैं भाई।
ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे ऑस्ट्रेलिया, ये याद रखना भाई, कहाँ पे है ये ध्यान में रखना, ऑस्ट्रेलिया में है। में टेनेंट क्रीक को और एलिस स्प्रिंग्स होते हुए डार्विन उत्तरी तट को मेलबोर्न को जोड़ता है और मेलबोर्न को जोड़ता है। कौन सा है? ट्रांस कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल का मतलब होता महाद्वीपीय हाईवे ऑस्ट्रेलिया में टेनेंट क्रीक और एलिस स्प्रिंग्स होते हुए डार्विन उत्तरी तट और मेलबोर्न, हाँ उत्तरी तट है भाई, मेलबोर्न को जोड़ता है। मैंने ऑस्ट्रेलिया के मैप में समझाया है, याद रख लेना। यूरोप की बात करते हैं। यूरोप में वाहनों की संख्या बहुत अधिक है और राजमार्गों का एक सुविकसित नेटवर्क है। किसमें? यूरोप महाद्वीप की बात कर रहा हूं भाई। इसके बाद में क्या दिया हुआ है? हाँ, रूस में यूराल पर्वतमाला के पश्चिम में, रूस के यूराल पर्वतमाला जो है के पश्चिम में स्थित औद्योगिक क्षेत्र में एक सघन राजमार्ग नेटवर्क विकसित है। रूस की बात कर रहा हूं भाई, जिसका केंद्र मॉस्को है भाई, जिसका केंद्र मॉस्को। महत्वपूर्ण मॉस्को व्लादिवोस्तोक राजमार्ग पूर्वी क्षेत्र की सेवा करता है, याद रख लेना भाई। इसके बाद में चीन में राजमार्ग पूरे देश को आपस में जोड़ते हैं, जैसे कि सुंगसो वियतनाम सीमा के पास है, संघाई मध्य चीन में है और ग्वांगझोउ दक्षिण और बीजिंग उत्तर, इनको आपस में जोड़ते हैं। ये हाईवे की बात है भाई, राजमार्ग की बात कर रहे हैं, ये याद रख लेना भाई, पूछेगा। अफ्रीका में एक राजमार्ग उत्तर में अल्जीरियस को गिनी में कोनाक्री से जोड़ता है। अफ्रीका में एक राजमार्ग जो अल्जीरियस को गिनी में कोनाक्री से जोड़ता है। इसके बाद बात करें, भारत में कई राजमार्ग है जो प्रमुख कस्बों और शहरों को आपस में जोड़ते हैं। इसके बाद वाराणसी को कन्याकुमारी से, ये याद रख लेना भाई, वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7, ये ध्यान में रखना, NH7 देश का सबसे लंबा राजमार्ग है, याद हो जाएगा। सबसे लंबा राजमार्ग अपने पास कौन सा है? राजमार्ग यानी NH7 है, NH7। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, GQ बोलते हैं इसको, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल या सुपर एक्सप्रेसवे, क्या है? सुपर एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य चल रहा है, जो 4 महानगरों जिसमें नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद को जोड़ने वाला है। यानी कहने का मतलब 4 महानगर तो है ही इसमें, इसमें नई दिल्ली आ गई, बेंगलोर आ गया, मुंबई आ गई, बेंगलोर आ गया, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद, इनको जोड़ेगा। ये चारों जो महानगर अपने पास, इससे होता हुआ अपने पास शहरों को जोड़ने वाला है। ये काम चल रहा है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का। अब बात करते हैं सीमावर्ती सड़कें कौन सी होती है भाई, है ना, ये भी थोड़ी सी समझना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ बनी सड़कों को सीमावर्ती सड़कें कहा जाता है। यानी कहने का मतलब अपने भारत की बात करें तो यहाँ पे जैसलमेर में जो सम क्षेत्र है जो कि पाकिस्तान से लगा हुआ, यहाँ पे जो सड़कें बनी है वो सीमावर्ती सड़कें कहलाती हैं। इसके बाद में बात करें क्या है, हाँ, ये सड़कें दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों को प्रमुख शहरों से जोड़ने और रक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बढ़िया बातें हैं भाई। सम क्षेत्र, ये मान के चलो अपने राजस्थान का सम क्षेत्र है जो कि पाकिस्तान के किनारे, तो डर बना रहता है कब आक्रमण हो जाए, तो उन लोगों को अपने पास मुख्य शहरों तक लाया जाता है, ये काम होता है। इसके बाद लगभग सभी देशों में सीमावर्ती गांवों और अन्य शिविरों तक माल पहुंचाने के लिए ऐसी सड़कें मौजूद हैं। हर देश में बनाई गई है भाई। सीमावर्ती सड़कें बनाना जरूरी भी होता है। इसका मुख्य कारण क्या है? वहां पे सामग्री पहुंचाना होता है। हाँ, समझ में तो आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल, नोट्स ही तो पढ़ रहे हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है भाई। अब बढ़ते हैं अपने पास रेलवे की तरफ, है ना। रेलवे को पढ़े तो क्या है, देखो, रेलगाड़ी भारी सामान और यात्रियों को लंबी दूरी तक ले जाने का एक स्थलीय परिवहन है। सड़क परिवहन के बारे में बता दिया है। अब इसके बारे में, यूरोप में दुनिया के सबसे सघन रेल नेटवर्क में से एक है भाई, यानी यूरोप में अपने पास सबसे सघन रेल मार्ग वहीं पे है, बहुत ही बिछा हुआ जंजाल है वहाँ पे। बेल्जियम में प्रति 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1 किलोमीटर रेलवे लाइन के साथ उच्चतम घनत्व है, याद रख लेना। बेल्जियम सबसे ज़्यादा रेल घनत्व कौन से देश में है? तो वो बेल्जियम में है। वहाँ पर क्या है, 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में प्रत्येक 1 किलोमीटर में रेल लाइन बिछी हुई है। इसका मतलब पड़ोस में ही हो गई है, तो ये होता है। इनमें से कई देशों में माल ढुलाई की तुलना में यात्री परिवहन अधिक महत्वपूर्ण है। सीधी सी बात है भाई। अपने भारत में जो ट्रेन चलती है उसमें यात्रियों का आवाजाही है बहुत ज़्यादा होता है, मालगाड़ियाँ कम चलती है अपने, क्यों? क्योंकि अपनी जनसंख्या अधिक है। लंदन और पेरिस में भूमिगत रेल व्यवस्था की विशेष महत्व है भाई। भूमिगत रेल अपने भी चलने लगी है।
मेट्रो अपनी भूमिगत भी है और फ्लाईओवर वाली भी है, दोनों हो गई है। यूरो टनल ग्रुप द्वारा संचालित चैनल टनल इंग्लैंड से होकर गुजरती है और लंदन को पेरिस से जोड़ती है। याद रख लेना, पेरिस, लंदन को पेरिस से जोड़ने वाली कौन सी है? यूरो टनल है, यूरो टनल। अंतर महाद्वीपीय रेलवे लाइनों में ने अब हवाई और सड़क मार्गों जैसी तेज और अधिक लचीली परिवहन प्रणालियों के मुकाबले अपना महत्व खो दिया है। अब इसमें थोड़ी सी समस्या ये हो गई है भाई कि सड़कों का निर्माण भी हो गया है एक महाद्वीप को दूसरे महाद्वीप से जोड़ने के लिए, और एरोप्लेन के कारण क्या है, जल्दी यात्रा के कारण क्या है, थोड़ा सा महत्व कम होता जा रहा है रेलवे का भी। याद हो जाएगा? हाँ बिल्कुल। देखो मैं थोड़ा सा रिवीजन थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ, इसमें ऐसे मत सोच लेना सर समझा नहीं रहे हैं, रिवीजन ही तो करना है। देखो रूस की बात करते हैं। रूस देश के कुल परिवहन का लगभग 90% हिस्सा रेलवे द्वारा संचालित होता है। रूस का है भाई, ध्यान से समझ लेना, सबसे ज्यादा ही हो गया फिर, जिसका यूराल पर्वत के पश्चिम में एक बहुत ही सघन नेटवर्क है। यूराल पर्वत जो है ना उसके पूर्व की बात कर रहा है भाई, पूर्व की तो बात कर रहा है, पर्वतमाला के पश्चिम में भाई, मैं पश्चिम बोल रहा हूँ रे। हाँ, उत्तरी अमेरिका में दुनिया के सबसे व्यापक रेल नेटवर्क में से एक है, जो दुनिया के कुल रेल नेटवर्क का लगभग 40% है। ये भी बढ़िया है। सबसे सघन रेल नेटवर्क पूर्वी मध्य अमेरिका के अत्यधिक औद्योगिकीकृत और शहरीकृत क्षेत्र और उसमें सटे कनाडा में पाया जाता है। जो बातें बता रहा हूं ना इनको ध्यान से समझ लेना भाई। कनाडा में रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र में है और विरल आबादी वाले क्षेत्रों में व्यापक रूप से वितरित है। विरल क्षेत्र कौन से होते हैं? दूर दराज के जो क्षेत्र होते हैं वो विरल होते हैं, यानी जहां पर जनसंख्या बहुत ही कम है, छितरी है। जैसे अपने पश्चिमी राजस्थान की तरफ चलते हैं तो वहां पे जनसंख्या बहुत ही विरल है। अगर जैसलमेर की बात करें तो वहां का जो जनघनत्व है वो 17 ही है, यानी प्रत्येक वर्ग 1 किलोमीटर के दायरे में 17 लोग ही रहते हैं। अब सोच लो कितनी विरल है जनसंख्या वहां पे। इसके बाद में पश्चिम पूर्व ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय रेलवे लाइन पर्थ से सिडनी तक पहुंचने पूरे देश में फैली हुई है। न्यूजीलैंड की रेलवे लाइनें मुख्य रूप से उत्तरी द्वीप में कृषि क्षेत्रों की सेवा के लिए बनाई गई है। सीधी सी बात है भाई, कोई ज्यादा टफ नहीं है तो इसमें ज्यादा नहीं बात करने वाले। अब देखो दक्षिणी अमेरिका में रेल नेटवर्क 2 क्षेत्रों में सबसे सघन है। कौन कौन से हैं? अर्जेंटीना का पंपास और ब्राजील का कॉफी उत्पादक क्षेत्र यहाँ पे है। क्यों? क्योंकि अपने पास पंपास जो घास के मैदान होते हैं और ब्राजील का कॉफी उत्पादन है, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए इनकी आवश्यकता होती है, जो मिलकर दक्षिणी अमेरिका की कुल मार्ग लंबाई का 40% हिस्सा बनाते हैं। कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में रेल नेटवर्क 2 क्षेत्रों में सबसे सघन है। कौन कौन से हैं? अगर पूछ ले आपके पास दक्षिणी अमेरिका में कहाँ पे है तो अर्जेंटीना का पंपास और ब्राजील का कॉफी उत्पादक क्षेत्र है भाई। पेरू और बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला में बंदरगाहों से आंतरिक क्षेत्रों तक छोटी एकल पथ वाली रेल लाइनें हैं जिनमें कोई अंतर संबंधी लिंक नहीं है। ये बात बता रहा है भाई। एक लाइन कौन सी है भाई यहाँ पे? क्या बता रहा है? एक छोटी एकल पथ वाली यानी जैसे एक बार चली जाएगी उसके बाद दूसरी आ जाएगी, वही होती है, वो होती है एकल। एशिया में बात कर लेते हैं अपने महाद्वीप में, तो रेल नेटवर्क सबसे सघन जापान, चीन और भारत के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में है। अपना तो नाम आना ही है। इसके बाद अन्य देशों में रेल मार्ग अपेक्षाकृत कम है भाई। एशिया की बात कर लेते हैं। एशिया अपना सबसे बड़ा महाद्वीप, तो उसमें जापान है, चीन है और भारत है। यहीं पर रेलवे लाइन का घनत्व अधिक है, बाकियों में इतना नहीं है। अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप होने के बावजूद केवल 40,000 किलोमीटर रेलवे लाइन वाला क्षेत्र है, यानी दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप है। लेकिन यहाँ पे रेल लाइन की बात करें तो केवल 40,000, पूरे महाद्वीप की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें से क्या है, अकेले दक्षिणी अफ्रीका जो कि नीचे है अपने पास अफ्रीका महाद्वीप में नीचे छोटा सा है, उसमें 18,000 है। तो फिर पूरे अफ्रीका महाद्वीप में तो 22,000 ही बचे, है ना। तो ये देख लो कितना कम है। जिसका कारण क्या है भाई? यहाँ पे होने का कारण क्या है? सोने, हीरे और तांबे के खनन गतिविधियों का केंद्रीकरण है। साउथ अफ्रीका की बात है ये, अफ्रीका महाद्वीप में ये हो जाता है। ये की बात करें तो आगे है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, यानी अब उन मुख्य रेल मार्गों की बात करते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहले बात करें ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल का मतलब पार महाद्वीपीय। ट्रांस का मतलब क्या होता है? ट्रांस का मतलब होता है पार, है ना।
पार, और कॉन्टिनेंटल का मतलब होता है महाद्वीप, यानी महाद्वीप के पार चलने वाले रेलवे मार्ग, उनके बारे में बात करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले बात करें तो आता है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। ये क्या है? देखो, महाद्वीप के आर पार चलने वाली रेल पटरियां महाद्वीप के दोनों सिरों को जोड़ती है। यानी कोई महाद्वीप है, ये मान के चलो अपने ये दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप है, तो इसके यहाँ से चलने वाली दूसरी रेल है ना, यानी यहाँ से वहाँ तक चलने वाली, पार महाद्वीप का मतलब यही होता है, यानी महाद्वीपों में चलने वाली जो ट्रेन है उसके बारे में बात करें, रेल मार्गों के बारे में ट्रांस कॉन्टिनेंटल कहलाती है। सीधी सी बात है, पार महाद्वीपीय है। इनका निर्माण आर्थिक और राजनीतिक कारणों से किया गया था, ताकि विभिन्न दिशाओं में लंबी दूरी की यात्रा को सुगम बनाया जा सके। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे किन्हें कहते हैं, प्रश्न आ सकता है 1 नंबर का। अब बात करते हैं सबसे पहले कौन सा आता है, ट्रांस साइबेरियन यानी पार साइबेरियन के बारे में। रूस का प्रमुख रेल मार्ग है, जो पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग यानी सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर पूर्व में प्रशांत तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक फैला हुआ है। ये है अपने पास ट्रांस साइबेरियन। पूछे कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको देख लेना भाई, ये क्या है, पश्चिम में, यानी रूस का जो रेल मार्ग है जो पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर पूर्व में प्रशांत तट पर व्लादिवोस्तोक तक फैला हुआ है, और मॉस्को, उफा, नोवोसिबिर्स्क, इरुत्कुत्स्क, चिता और खाबरोवस्क से होकर गुजरता है। सर नाम याद नहीं होंगे, हो जाएंगे रे, बोलोगे सुनोगे तो हो जाएगा याद, है ना। यहाँ से गुजरता है भाई, ये ध्यान में रख लेना, ट्रांस साइबेरियन की बात है। यह एशिया का सबसे महत्वपूर्ण और विश्व का सबसे लंबा, याद रख लेना, एशिया का सबसे महत्वपूर्ण और विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। कितना, 9332 किलोमीटर है। डबल ट्रैक और विद्युतीकृत ट्रांस महाद्वीपीय रेलवे है, याद रख लेना कैसा है, डबल ट्रैक वाला सबसे लंबा है ना ये, और पार महाद्वीपीय यानी ट्रांस महाद्वीपीय है। कौन सा है, ट्रांस साइबेरियन की बात है। ट्रांस कैनेडियन रेलवे की बात कर लेते हैं। ट्रांस कैनेडियन की बात करें तो कनाडा में 7050 किलोमीटर लंबे रेल लाइन है, जो पूर्व में हैलिफैक्स से लेकर प्रशांत तट पर वैंकूवर तक मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग और कैलगरी से होकर गुजरती है। याद रख लेना, पूछेगा 100% है, मैप में भी आ सकता है। क्या है, ट्रांस कैनेडियन रेलवे की बात करें तो इसकी लंबाई पूछ सकता है, कितनी है, 7050 किलोमीटर है, वर्ग नहीं, जो पूर्व में हैलिफैक्स से लेकर प्रशांत तट पर वैंकूवर, मैंने समझाया था वैंकूवर कहाँ पे आप लोगों के, दिखाया था मैंने आप लोगों को, मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग और कैलगरी से होकर गुजरता है। पूछ सकता है इनमें से कहाँ कहाँ से गुजरता है। इसका निर्माण 1886 में हुआ था। इसने क्यूबेक मॉन्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्र को प्रियरी क्षेत्र की गेहूं पट्टी और उत्तर में शंकुधारी वन क्षेत्र से जोड़ा है। बढ़िया प्रश्न बनता है यहाँ से, बहुत ही शानदार। याद रखना, क्यूबेक मॉन्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्र को प्रियरी क्षेत्र जो गेहूं की पट्टी है और उत्तर में शंकुधारी वन क्षेत्र से जोड़ने वाला कौन सा रेलवे है, तो बताओगे ट्रांस कैनेडियन रेलवे है। इसके बाद में बात करें यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे। यूनियन एंड पैसिफिक, प्रशांत महासागर होता है पैसिफिक, और पैसिफिक जो ओशियन होता है वो अटलांटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क को प्रशांत तट पर, है ना, स्थित सैन फ्रांसिस्को से जोड़ती है, जो क्लीवलैंड, शिकागो, ओमाहा, इवांस, ओगडेन और सैक्रामेंटो से होकर गुजरती है। सर नाम बड़े अजीब आ रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप ध्यान से सुनोगे तो याद हो जाएगा। इस मार्ग से निर्यात की जाने वाली सबसे मूल्यवान वस्तुएं अयस्क, अनाज, कागज, रसायन और मशीनरी है। ये कौन सा है भाई, यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे। बढ़िया है। आगे चलो, आगे चले तो ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, बढ़िया आएगा, पक्का पूछेगा, इसमें मैप में पूछ लेगा चाहिए। महाद्वीप के दक्षिणी भाग में पश्चिम से पूर्व दिशा में चलती है, जो पश्चिमी तट पर स्थित पर्थ मैंने समझाया, मैप में दिखाया है, से पूर्वी तट पर स्थित सिडनी तक जाती है, सिडनी भी समझाया है। यह कालगुरली, ब्रोकन हिल और पोर्ट ऑगस्टा से होकर गुजरती है। एक अन्य प्रमुख उत्तर दक्षिणी लाइन एडिलेड और एलिस स्प्रिंग्स को जोड़ती है और आगे चलकर डार्विन बर्डम लाइन से जुड़ जाएगी। यह होता है ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल। स्थान याद हो जाएंगे, अरे बार बार पढ़ो के सब याद होगा। ओरिएंट एक्सप्रेस की बात करते हैं।
पेरिस से इस्तांबुल तक स्ट्रासबर्ग, म्यूनिख, वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड होते हुए चलती है। इस रेल मार्ग से मुख्य रूप से पनीर, बेकन, जई, शराब, फल आदि का निर्यात किया जाता है। मशीनरी भी की जाती है इससे, है ना, ये मशीनरी के लिए भी है भाई, है ना, इसमें की बात है। अब बात करते हैं आगे, आगे की बात करें तो आता है जल परिवहन। सड़क, रेलवे, दोनों में हर चीज मैंने बता दी भाई। अब चलते हैं जल परिवहन की तरफ। जल परिवहन की बात करें तो क्या है, देखो, महासागर एक दूसरे से जुड़े हैं और विभिन्न आकारों के जहाजों द्वारा इनमें आवागमन संभव है। महासागरों की बात कर लेते हैं। 5 महासागर हैं, पांचों अपने पास आपस में जुड़े हुए हैं। वो तो अपने पास लोगों ने बता दिया, यहाँ तक ये, यहाँ तक ये है। जल परिवहन की ऊर्जा, और महासागरों की बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, आकारों को जहाजों द्वारा इनमें आवागमन होता है। जहाज, बड़े बड़े जहाज होते रहे, एक स्थान से दूसरे स्थान में 20-20 हजार कंटेनर लेके जाते हैं। इतने बड़े हमने तो नहीं देखे, कोई बात नहीं है, जब आप बड़े हो जाओगे, कोस्ट गार्ड में नौकरी करोगे तो इतने बड़े बड़े जहाज देखोगे। जल परिवहन की ऊर्जा लागत कम होती है भाई, सीधी सी बात है, जल परिवहन में लागत कम आती है। जल परिवहन को समुद्री मार्गों और अंतर्देशीय जल मार्गों में विभाजित किया गया है। सर ये कौन कौन से अंतर्देशीय, समुद्री मार्गों को अंतर्देशीय जल मार्गों में, क्या समुद्री मार्गों और अंतर्देशीय जल मार्गों में विभाजित किया गया। जल मार्गों को समुद्री कौन सा होता है सर, जो एक देश को, मतलब देश के पार जाता है। एक होता अंतर्देशीय, जो देश के अंदर ही होता है। जैसे अपनी यमुना नदी है, गंगा नदी है, इसके द्वारा वहाँ जो माल है वो पहुँचाया जाता है ना, अपनी तरफ नहीं है रहे। लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश नीचे चले, अपने पास बंगाल की तरफ आती है कि नहीं आती है गंगा नदी? बिल्कुल आती है। यमुना दिल्ली में है कि नहीं है ना, तो वो सारा काम आता है। सबसे पहले पढ़ेंगे अपने 2 प्रकार जल परिवहन में कौन कौन से, याद रखना, समुद्री मार्ग और अंतर्देशीय जल मार्गों में। तो पहले पढ़ते हैं समुद्री मार्ग, याद रखना भाई, जैसे रेलवे बताया मैंने, वैसे ही इनमें भी आने वाला है। महासागर बिना किसी रख रखाव लागत के सभी दिशाओं में यात्रा करने योग्य एक सुगम राजमार्ग है। सीधी सी बात है भाई, अपने महासागर है, अपनी पृथ्वी पे अपना ग्लोब है भाई, है ना, और इस पे अपने पास 70% से अधिक तो पानी है। तो ये आपस में क्या हुआ, पानी जो वो जुड़ा हुआ है, और जुड़ा हुआ है इसका मतलब अपने पास बिना किसी बाधा के वहाँ पे अपन आसानी से पहुँच सकते हैं, इसीलिए सुगम राजमार्ग प्रदान करता है। इसके बाद में बात करें तो क्या, आधुनिक यात्री जहाज और मालवाहक जहाज रडार, वायरलेस और अन्य उपकरणों से सुसज्जित होते हैं। यानी कहने का मतलब पहले जहाज़ों में ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि वहाँ पे तूफान आएगा कि क्या आएगा, अब वहाँ पे जहाज है कि नहीं है, तो ये सारा अब रडार है, वायरलेस है, अन्य उपकरण है, इनसे सुसज्जित बनाया जाने लगा। तो अपने मार्ग है उसमें आने वाली बाधाओं को भी पहचान सकते हैं। इसके बाद नाशवान वस्तुओं के लिए प्रशिक्षित कक्षों, टैंकरों और विशेष जहाज़ों के विकास से माल परिवहन में भी सुधार हुआ है। कंटेनरों के उपयोग से दुनिया के प्रमुख बंदरगाहों पर माल की आवाजाही आसान हो गई है। कंटेनर जो मैंने बताए हैं, कंटेनर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से माल है वो पहुंचाया दिया जा सकता है। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट है महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पढ़ लेते हैं, जो मैंने बताया है, याद रखने वाली बातें हैं ये। देखो सबसे पहले बात करें उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग की बात करें तो क्या, कहां से कहां तक ये मार्ग उत्तरी पूर्वी अमेरिका और उत्तर पश्चिमी यूरोप को जोड़ता है। उत्तरी पूर्वी अमेरिका को उत्तर पश्चिमी यूरोप से जोड़ता है, जो विश्व के 2 औद्योगिक रूप में विकसित क्षेत्र हैं भाई। सीधी सी बात है, उत्तरी अमेरिका और क्या है, उत्तर पूर्वी अमेरिका और उत्तर पश्चिमी यूरोप को जोड़ता है, जो कि औद्योगिक क्षेत्र में विकसित है। विश्व के 1/4 विदेशी व्यापार का संचालन इसी मार्ग से होता है, इसलिए यह विश्व का सबसे व्यस्त मार्ग है भाई। कौन सा? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। दुनिया का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है, प्रश्न आ सकता है, तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। और इसे मुख्य मार्ग बिग ट्रंक रूट कहा जाता है। बिग ट्रंक रूट किसे कहा जाता है? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को कहा जाता है। इसके बाद में बात करें भूमध्य सागर हिंद महासागर समुद्री मार्ग, ये है भाई, भूमध्य सागर और हिंद महासागर की बात करते हैं। यह समुद्री मार्ग प्राचीन विश्व के मध्य से होकर गुजरता है और पोर्ट शहीद अदन, मुंबई, कोलंबो और सिंगापुर इस मार्ग पर स्थित कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह है। यानी कहने का मतलब इस मार्ग के बीच में ये बंदरगाह आते हैं। ये ठीक है, ये कम थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। केप ऑफ गुड होप समुद्री मार्ग, बढ़िया प्रश्न है, किसे कहते हैं? देखो
यह व्यापार मार्ग अत्यधिक औद्योगिकृत पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र को पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की वाणिज्यिक, कृषि और पशुधन अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ता है। कौन सा? केप ऑफ गुड होप समुद्री मार्ग, याद रखना भाई। दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग की बात करें, अटलांटिक महासागर के पार एक और महत्वपूर्ण मार्ग जो पश्चिमी यूरोपीय और पश्चिमी अफ्रीकी देशों को दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील, अर्जेंटीना और उरुग्वे से जोड़ता है। दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका में सीमित विकास और जनसंख्या के कारण इस मार्ग पर यातायात काफ़ी कम है। सीधी सी बात है, अफ्रीका की जनसंख्या कम है इसलिए मार्ग भी कम है, अपने पास भीड़ भी कम है, यहाँ पे व्यस्त कम है। नेक्स्ट है उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग। बढ़िया प्रश्न है भाई, बढ़िया नोट है जिसको अपन कहते हैं। यह समुद्री मार्ग उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाहों को एशिया के बंदरगाहों से जोड़ता है। अमेरिकी पक्ष में बात करें तो वैंकूवर है, सिएटल है, पोर्टलैंड है, सैन फ्रांसिस्को है, लॉस एंजलिस है, तथा एशियाई पक्ष की बात करें तो योकोहामा है, जापान का है, कोबे है, शंघाई चीन है, हांगकांग है, मनीला है, सिंगापुर है, ये शामिल है भाई। कौन से क्षेत्र में, कौन से समुद्री मार्ग में? उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग में। याद रह जाएगा, हाँ बिल्कुल। अब देखो बात करते हैं दक्षिण प्रशांत समुद्री मार्ग की बात करते हैं। ये कहाँ पे, ये किस को जोड़ता है? यह समुद्री मार्ग पनामा नहर, याद रखना भाई, पनामा नहर के माध्यम से पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत महासागर के बिखरे हुए द्वीपों से जोड़ता है। पनामा नहर के द्वारा इस मार्ग का उपयोग हांगकांग, फिलीपींस और इंडोनेशिया तक पहुंचने के लिए भी किया जाता है। कौन से? दक्षिण प्रशांत समुद्री मार्ग के द्वारा। अब आगे बात करें तो आगे आता है तटीय जल परिवहन। तटीय जल जो तट के किनारे स्थित होते हैं, समुद्री तट जो होते हैं, लंबी तटरेखाओं वाले देशों, लंबी तटरेखा जिनके, जैसे अमेरिका है, लंबी तटरेखा भाई समुद्र के किनारे, चीन है, भारत है, के लिए तटीय जल परिवहन एक सुविधाजनक परिवहन माध्यम है। यूरोप में शेंजेन राज्य तटीय जल परिवहन के लिए सबसे उपयुक्त स्थान पर स्थित है, जो एक सदस्य देश के तट को दूसरे सदस्य देशों के तट से जोड़ता है। यह हो जाता है भाई कौन सा? तटीय जल परिवहन। इसके आगे की बात करें तो आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ शिपिंग नहरें। शिपिंग नहरें कौन सी होती है? जहां पर अपने पास उन नहरों के द्वारा एक जहाज, मतलब दो महासागरों के बीच में एक नहर निकाली जाती है और उसके द्वारा जहाज़ों को अपने पास दूरी कम करने के लिए भिजवाया जाती है रे। हाँ, इसमें सबसे पहले पढ़े तो स्वेज और पनामा नहरें, दो प्रमुख नहरें, याद रखना भाई। प्रमुख मानव निर्मित नौवहन नहरें या जलमार्ग जो पूर्वी और पश्चिमी देश दोनों दुनियाओं के लिए वाणिज्य के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करती है। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न लघुत्रात्मक भी आ सकता है, दोनों से संबंधित, मैंने दोनों एक ही पीपीटी में बता दी है। देखो स्वेज नहर की बात करते हैं। यह नहर 1869 में मिस्र में उत्तर में पोर्ट सईद और दक्षिण में पोर्ट स्वेज के बीच भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ये मैं आपको मैप में अलग से समझाने वाला हूं, आज केवल अपन थियरी पढ़ेंगे। यह यूरोप को हिंद महासागर का एक नया प्रवेश प्रदान करती है और केप ऑफ गुड होप मार्ग, जो मैंने अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले, की तुलना में लिवरपूल और कोलंबो के बीच सीधे समुद्री मार्ग की दूरी कम करती है। प्रतिदिन लगभग 100 जहाज इस नहर से गुजरते हैं और प्रत्येक जहाज को इसे पार करने में 10 से 12 घंटे लगते हैं। सर ये कैसे हो सकता है? 100 नहर जहाजें भी गुजर जाती है और 10-12 घंटा एक को भी लगता है, तो पार कैसे होगी सर? है ना? हाँ, मेरे आपके दिमाग में आता है रे। ये अपने पास से स्वेज नहर है ना। अब यहाँ से एक वाहन चला भाई, यहाँ पहुँचेगा, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब ये जहाज यहाँ पे आ गया तो दूसरा इसके पीछे आ गया, तीसरा इसके पीछे, लेकिन इस जहाज को यहाँ तक जाने में 10 से 12 घंटे लगते हैं। तो इसके पीछे वाला बाद में आएगा तो उसको भी इतने लगेगा, इस तरीके से रहे। हाँ, कन्फ्यूजन जो होता है ना वो मैं तुरंत ही दूर कर देता हूँ, दिमाग में जो आता है। पनामा नहर की बात करें तो यह नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है। याद रख लेना भाई, क्या है? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली कौन सी नहर है? पनामा नहर है। इसका निर्माण पनामा सिटी और कोलोन के बीच पनामा स्तंभों पर अमेरिकी सरकार द्वारा किया गया, जिसने दोनों ओर 8 किलोमीटर के क्षेत्र खरीदे और इसमें नहर क्षेत्र नाम दिया। इससे न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बीच की जो समुद्री मार्ग की दूरी है वो 13,000 किलोमीटर कम हो गई भाई।
अब बताओ इतनी दूरी कम हो गई है इससे, एक नहर के निर्माण से। अब आगे चलते हैं, आगे अंतर्देशीय जलमार्ग। अंतर्देशीय जलमार्ग जो अपने देश के भीतर होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखो नदियां, नहरें, झीलें और तटीय क्षेत्र अनादिकाल से महत्वपूर्ण जलमार्ग हैं भाई, रहे हैं, बिल्कुल सीधे रहे हैं। अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास चैनल की नोकों में चौड़ाई और गहराई, जल प्रवाह में निरंतरता और उपयोग में लाई जा रही परिवहन प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। ये आता है अपने पास जो अंतर्देशीय जलमार्ग है, इसमें अपने नदी, नहरें, झीलें जो होती है इनको काम में लेते हैं। राइन जलमार्ग की बात करते हैं, राइन नदी की, राइन नदी का नाम है, याद रख लेना भाई। राइन नदी जर्मनी और नीदरलैंड से होकर बहती है। जर्मनी और नीदरलैंड से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? राइन नदी है। यह नीदरलैंड में स्थित अपने मुहाना मतलब जो अपने पास तट होता है उसका, जहां से निकलती है ना, जहां पे आके समुद्र में मिलती है। रोटरडैम से लेकर स्विट्जरलैंड में स्थित बेसल तक 700 किलोमीटर तक नौगम्य है। नौगम्य का मतलब नौकाओं के लिए रास्ता देने वाली जो नहर है। रूर नदी पूर्व से राइन नदी में मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? रूर नदी किस में मिलती है? राइन में मिलती है। डसेलडोर्फ इस क्षेत्र का राइन बंदरगाह है। क्या है? डसेलडोर्फ इस क्षेत्र का राइन बंदरगाह है। यह जलमार्ग दुनिया का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला जलमार्ग है। किसमें? याद रख लेना भाई, किसमें बात कर रहा हूं? अंतर्देशीय की बात कर रहा हूं। हाँ, यह स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड के औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से जोड़ता है। याद रख लेना कौन सा है? राइन जलमार्ग। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट आता है डेन्यूब जलमार्ग। डेन्यूब नदी है, याद रखना क्या है? डेन्यूब नदी है। यह महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग पूर्वी यूरोप की सेवा करता है भाई, यानी पूर्वी यूरोप जो है उसकी सेवा करता है। डेन्यूब नदी का उद्गम ब्लैक फॉरेस्ट से होता है, ब्लैक फॉरेस्ट में होता है। किसका? डेन्यूब नदी का। और यह कई देशों से होते हुए पूर्व की ओर बहती है। यह टोरना सेवेरिन तक नौगम्य है। नौगम्य मैंने बता दिया भाई क्या होता है। निर्यात की मुख्य वस्तुएं गेहूं, मक्का, लकड़ी और मशीनरी है इसमें, यानी इसके द्वारा यह वस्तुएं निर्यात की जाती है, निर्यात में ले जाया जाता है। वोल्गा भी नदी है। वोल्गा जलमार्ग के बारे में बात करें तो बताइए, तो बात करते हैं। देखो रूस में बड़ी संख्या में विकसित जलमार्ग है भाई, यानी रूस का जलमार्ग है वोल्गा जलमार्ग, जिनमें से वोल्गा सबसे महत्वपूर्ण में से एक है। यानी जितने भी जलमार्ग अपने पास रूस में है उनमें सबसे फेमस या सबसे ज़्यादा अपने पास काम में आने वाला है वो वोल्गा जलमार्ग है। इसके बाद में बात करें, यह 11,200 किलोमीटर का नौगम्य मैंने बता दिया अभी कि नौकाओं के लिए रास्ता जो होता है वो नौगम्य होता है, जलमार्ग प्रदान करता है और कैस्पियन सागर में जाकर मिलता है। ये कैस्पियन सागर है, वोल्गा नदी है, ये सारे हम मानचित्र में भी पढ़ने वाले हैं, घबराना नहीं है, रहे मेरे साथ रहकर। वोल्गा मॉस्को नहर इसे मॉस्को क्षेत्र से जोड़ती है, यानी वोल्गा मॉस्को नहर जो है एक नहर बनाई गई है, वो नहर अपने पास इसे मॉस्को क्षेत्र से जोड़ती है। और वोल्गा डोन नहर इसे काला सागर से जोड़ती है। ये दो नहरें निकाली गई हैं, कौन सी? वोल्गा डोन और वोल्गा मॉस्को। कोई पूछे क्या है तो ये नहर है ना, याद रखना, एक एक आधा नंबर का पूछ लेवे तो ये अपने पास वोल्गा जलमार्ग हो जाता है। इसके बाद में बात करें, बाद में आता है आपके पास ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस सीवे, ये अपने पास आता है। सीवे यानी समुद्री रास्ता जिसको अपन कहते हैं ना, ये ऐसे हो सकता है, सी यानी SEA और WAY, ये हो सकता है इस तरीके से। ये आप सोचो सीवे क्या है, तो ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस सीवे की बात करते हैं। ये सारे याद रखने आप लोगों को। हाँ, उत्तरी अमेरिका की महान झीलें, जो उत्तरी अमेरिका उसकी 5 महान झीलें हैं शायद। इसमें कौन कौन सी देखते हैं? देखो सुपीरियर है, ह्यूरन है, एरी है, ओंटेरियो है, सू नहर और वेलेंड नहर द्वारा अपने पास जुड़ी हुई है और एक अंतर्देशीय जलमार्ग बनाती है। कोई पूछे सुपीरियर, ह्यूरन, एरी और ओंटेरियो और सू नहर ये कहाँ है? ये उत्तरी अमेरिका में है आपके पास। इस मार्ग पर स्थित डुलूथ और बफेलो जैसे बंदरगाह समुद्री बंदरगाहों की सभी सुविधाओं से सुसज्जित है। यानी कहने का मतलब है, कोई पूछे ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस सीवे पर, इनके बारे में पूछ लिए डुलूथ क्या है या बफेलो क्या है, तो ये बंदरगाह है, कहाँ पे है? ये इसके है भाई, ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस सीवे के हैं।
इसके बाद तो आता है मिसिसिपी जलमार्ग। तो मिसिसिपी भी आपके पास एक नदी है, मिसिसिपी मिसौरी। देखो मिसिसिपी ओहियो जलमार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भाग को दक्षिण में मेक्सिको की खाड़ी से जोड़ता है। बड़े स्टीमर, स्टीमर का मतलब तो बड़े जहाज है ना, वो इस मार्ग से क्या है मिनियापोलिस तक जा सकते हैं। मिनियापोलिस एक स्थान का नाम है जहां तक जा सकते हैं इसके द्वारा, क्या है मिसिसिपी जल मार्ग के द्वारा। ये सारे जलमार्ग याद रखना भाई। इसके बाद में अब आते हैं अपने पास वायु परिवहन में। ये कौन सा है सर? अरे हवा में उड़ने वाला परिवहन है ना। हवा में कैसे होता है? तो जाहिर सी बात है हम हवा में एरोप्लेन से चलते हैं, हेलीकॉप्टर से चलते हैं सर। हमारे यहाँ तो क्या गुब्बारों से भी चलते हैं, कौन से पैराशूट वगैरह जो होते हैं, तो वो अपने पास परिवहन के ही मार्ग में आते हैं। परिवहन ही समझते हैं उनको भी। चलो देखते हैं। देखो हवाई परिवहन परिवहन का सबसे तेज साधन है, बहुत ही फास्ट है भाई, बहुत ही फास्ट वाहन, लेकिन यह बहुत महंगा है। हाँ हम जैसे नहीं जा सकते रहे, हम भी जाएंगे चिंता मत करो, लेकिन 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 बिल्कुल घूमने के लिए, मजदूरी करने के लिए नहीं। इसलिए यात्री लंबी दूरी की यात्रा के लिए इसे प्राथमिकता देते हैं। अब सपोजिंग करो मुझे जाना है कहाँ, अपने पास ये, अरे मैं भारत बना देता हूँ सर। आप भारत बहुत बढ़िया बनाते हो, पतंग बना देते हो। यहाँ से मुझे यहाँ जाना है और मुझे अगर मैं ट्रेन से आऊँगा तो 3 दिन का मार्ग का लगना है, 3 दिन जाने हैं। लेकिन मैं यहाँ से एरोप्लेन में बैठूंगा, यहाँ पे आऊँगा, 2 घंटे की दूरी है बस, इतना से तो कम है। तो लंबी दूरी जो होती है, जो जल्दी करनी है, उसके लिए अपन इस मार्ग का प्रयोग करते हैं, इस परिवहन का प्रयोग करते हैं, एरोप्लेन में घूमते हैं। यह अक्सर दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचने का एकमात्र साधन होता है। बिल्कुल होता है। ये मान के चलो अपने को हिमालय पे जाना है, हिमालय पे जाना है तो ट्रेन से थोड़ी ना चले जाएंगे, है ना। हिमालय मतलब ऊंची पहाड़ी, और हिमालय की बात तो बहुत लंबी चौड़ी हो गई। ये मान के चलो अपने पास कोई पहाड़ी पे अपने पास सैन्य है, सैन्य दल रहता है, तो उसके लिए सामग्री पहुंचानी है या वहां पे सेना को ले जाना है, तो कैसे जाएंगे? ट्रेन से तो जा ही नहीं सकते। तो इसके लिए अपने पास एकमात्र साधन होता है, दुर्गम का मतलब वही होता है। विमानों के निर्माण एवं उनके संचालन के लिए हैंगर, लैंडिंग, ईंधन भरने और रख रखाव सुविधाओं जैसे विस्तृत बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। ये तो बिल्कुल पक्की बात है भाई, हर एक चीज़ के लिए उसके लिए आवश्यकता होती है। अपने को एरोप्लेन कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, उसके लिए ईंधन कहाँ से फ्यूल होता मतलब भरा जाता है, फ्यूल कहाँ पे रखना होता है, वो सारी व्यवस्था होती है। हवाई अड्डों का निर्माण भी बहुत महंगा होता है। हवाई एरोप्लेन के लिए उतरने के लिए एक लंबा चौड़ा पूरा गांव चाहिए भाई, चाहिएगा। एरोप्लेन उतरेगा तो 2 किलोमीटर तो वैसे ही लंबे चलती हैं वो, तो इसलिए। और उसके अत्यधिक औद्योगिक देशों में अधिक विकसित हुआ है, यहाँ यातायात की मात्रा बहुत अधिक होती है। ये हो जाता है आपके पास। अब देखो बात करते हैं, आज 250 से अधिक वाणिज्यिक एयरलाइनें दुनिया के विभिन्न हिस्सों के लिए नियमित सेवाएं प्रदान करती है। अपने भारत में भी है, लेकिन अपने भारत में इंडिगो अभी पिछले दिनों क्राइसिस आ गया था। क्यों आया था? क्योंकि हमारे भारत की 67% जो अधिकार है वो एयर इंडिगो ही करता भाई। यानी भारत में जितनी अपने पास हवाई यात्राएं होती हैं उनकी 67% है वो इंडिगो करता है। तो इंडिगो अगर अपने पास एक दिन के लिए रुक जाए तो अपने भारत की जो 60% यात्राएं हैं वो निरस्त हो जाएंगी। और ऐसा हुआ भी है अपने पास, यानी वो अपनी सरकार से कोई भी बातें मनवा सकती है। अब बात करते हैं, देखो आगे बात करें तो हाँ, सुपरसोनिक विमान लंदन और न्यूयॉर्क के बीच की दूरी 3.5 घंटे में तय कर लेते हैं। सुपरसोनिक कौन से? ऐसे बिल्कुल तुरंत युद्ध में काम में लेते हैं सुपरसोनिक। अपने भारत की स्पीड देखना कितनी तेज है। तो क्या कहे, सुपरसोनिक विमान लंदन और न्यूयॉर्क के बीच की दूरी, यानी लंदन और न्यूयॉर्क के बीच की दूरी है वो 3.5 घंटे में तय कर लेते हैं। इतनी फास्ट है अपना ये वाहन। अब बात करते हैं, देखो आगे क्या है, अंतर महाद्वीपीय मार्ग। अभी अंतर महाद्वीपीय मार्ग क्या होता है सर? अरे महाद्वीप के भीतर भीतर जो मार्ग होता है वो अंतर महाद्वीपीय होता है। अब देखो बात करते हैं अंतर महाद्वीपीय हवाई मार्ग की बात करते हैं, क्या है? देखो उत्तरी गोलार्ध में मांग के कारण, उत्तरी गोलार्ध क्या होते हैं सर? चलो मैं आपको समझाता हूँ उत्तरी गोलार्ध और ये पहले एक बार समझते हैं, उसके बाद में उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं। मांग के कारण विशिष्ट मार्ग विकसित हुए हैं। उत्तरी गोलार्ध कौन से हैं? चलो एक बार छोटी छोटी बातें साथ में करते चलते हैं, है ना, तभी ही आपको समझ में आना है। तो ये बात थोड़ी सी समझा देता हूँ मैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आने वाली है। चलो देखो बात करते हैं इसके बारे में, छोटी सी बात कर लेते हैं। ये अपने पास क्या वर्ल्ड मैप है? बिल्कुल सर आपने बता दिया, वर्ल्ड मैप है। अब बात करते हैं इसका उत्तरी गोलार्ध कौन सा है ना। उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो आपके पास ये उत्तरी गोलार्ध है।
ये जो 0 डिग्री रेखा है ना, ये जो 0 डिग्री रेखा है, इसको अपन 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा है, इसके ऊपरी भाग को अपन कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या होता है सर? ये उत्तरी गोलार्ध होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। यानी इसके ऊपर जो भी है ना अक्षांश, यानी उत्तरी अक्षांशों में जो भी है उत्तरी गोलार्ध में, इसके नीचे है, यानी जो नीचे होता है वो दक्षिण होता है, तो ये दक्षिणी गोलार्ध है अपने पास, है ना, ये दक्षिणी गोलार्ध होता है। अब बात वहां पे बिंदु क्या कह रहा है? बिंदु ये कह रहा है कि भाई ऊपर की तरफ है ना अपने पास आवश्यकताओं के कारण यहाँ पे एयर जो मार्ग है उसकी बहुत विकास हुआ है, यही बात अपने पास यहाँ पे कह रहा है। ये कैसे कह रहा है अभी देख लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, हाँ, के कारण विशिष्ट विकसित हुआ है। अमेरिका का यातायात में 60% हिस्सा है। अमेरिका कहाँ पे है? इसमें अमेरिका दिखा देते हैं, ये रहा अमेरिका आप लोगों के पास। तो ये अमेरिका जो है इसमें 60% है भाई। ये देखो अपने पास यहाँ से ये रहा, इसमें 60% अपने पास ये जो मार्ग है ना वो है इसमें। इसके बाद में बात करते हैं न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, एम्स्टर्डम, फ्रैंकफर्ट, रोम, मॉस्को, दुबई, दोहा, टोक्यो, सैन फ्रांसिस्को, दिल्ली, मुंबई, सिंगापुर, सिडनी और शिकागो हवाई मार्गों के प्रमुख केंद्र है। ये अपने वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा व्यस्ततम जो मार्ग होते हैं वो होते हैं। अफ्रीका, रूस के एशियाई भाग, ध्यान से समझ लेना, अफ्रीका, रूस के एशियाई भाग और दक्षिणी अमेरिका में हवाई सेवाओं का अभाव है। कहाँ पे अभाव है अभी बता देते हैं। ये कहाँ पे है? ये दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं भाई। ये देखो जो दक्षिणी गोलार्ध है अपने पास कहाँ पे, ये रहा, है ना, ये जो दक्षिणी गोलार्ध है इसमें समझा देता हूँ मैं आप लोगों को, तभी समझ में आएगा। अब ये जो दक्षिणी गोलार्ध है इसमें देखो अपने पास, इसमें अभाव क्यों है? क्योंकि यहाँ की जनसंख्या कम है और ये तो अपने पास पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। ये तो अफ्रीका का, तो ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। केवल इस साउथ अफ्रीका को छोड़ दो, यहाँ पे अपने पास ये जो साउथ अफ्रीका का क्षेत्र है इसको तो छोड़ दो, बाकी सारा अपने पास ऐसे। ऑस्ट्रेलिया अपने पास अलग थलग है, इसके भी केवल 3% हिस्से पे ही जब अपने पास लोग रहते हैं, मतलब अपनी जनसंख्या 3% पे ही रहती है, बाकी वीरान है ये। तो यहाँ पे अपने पास थोड़ी कम है। अब इसके नीचे का और कारण बताए तो क्यों है, चलो आगे चलते हैं। हाँ, ये हो गया। अब देखो दक्षिणी गोलार्ध में 10 से 35 अक्षांशों, ये कौन सी अक्षांश अभी बात करते हैं, अक्षांशों के बीच सीमित हवाई सेवाएं उपलब्ध है, जिसका कारण विरल जनसंख्या, जो मैंने बता दिया, सीमित भूभाग और आर्थिक विकास है। यानी कहने का मतलब 10 से 35 डिग्री अक्षांश कौन से है? दक्षिण में। इसके बारे में छोटी सी बात बता देता हूं मैं। तो देखो अपने पास बात करते हैं कहाँ पे, ये 0 डिग्री है आपके पास, है ना, यहाँ से 0 डिग्री है। अब यहाँ से जब अपने पास ये चलती है तो 10 डिग्री से, है ना, ये मान के चलो यहाँ से 10 डिग्री और यहाँ से 35 डिग्री यहाँ पे हो जाता है अपने पास। कौन सी है? नहीं, इसके नीचे कौन सी है? ये भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा। अपने ये 23.5 डिग्री है भाई, ये 23.5 डिग्री है। तो यहाँ से मान के चलते हैं कि ये 10.5 यहाँ से मानते हैं और ये 35 हो गया। एक बार मान के चल लेते हैं ना, गणित में भी तो मानते हो, अपने यहाँ पे मान लेते हो। तो यहाँ पे मानेंगे तो इन अक्षांशों पे जनसंख्या कम है। जनसंख्या कम कैसे है? तो देख लो, यहाँ से चलते हैं अपने पास, है ना, एक बार चल के दिखा देते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे आपके पास जनसंख्या थोड़ी कम है क्योंकि 23.5 डिग्री यहाँ पे। तो ये जो अक्षांश है ना, ये 2 अक्षांश है, यहाँ पे मैंने जनसंख्या और विकास है वो कम हुआ है। इसकी तो जनसंख्या कम है, यहाँ पे विकास नहीं है, और यहाँ पे भी नीचे की तरफ जनसंख्या कम है। ये आपके पास इंडीज पर्वत श्रृंखला है तो इसके कारण होता है। तो ये सारा कारण है दक्षिण में एयरलाइन यानी एयर मार्ग या हवाई परिवहन की संख्या कम होने का। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट बात करें तो आता है, चलो चलते हैं आगे आए तो पाइपलाइनों की बात कर लेते हैं। एयर मार्ग अपने पास कंप्लीट हो गया, तो अब पाइपलाइनों की बात करें तो मैंने समझा दिया भाई पाइपलाइन से क्या बेनिफिट है। देखो पाइपलाइनों का उपयोग पानी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे तरल पदार्थों को और गैसों के निर्बाध प्रवाह के परिवहन के लिए बड़े पैमाने पे किया जाता है। 100% सही बात है। क्यों? कोई पूछे पेट्रोलियम के लिए परिवहन का सबसे बढ़िया साधन क्या है? एरोप्लेन है, ट्रेन है, अपने पास सड़कें हैं, या अपने पास पाइपलाइन है? तो पाइपलाइन है 100%, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसके बाद अमेरिका में तेल उत्पादक क्षेत्रों से उपभोक्ता क्षेत्रों तक तेल पाइपलाइनों का एक सघन नेटवर्क मौजूद है अमेरिका में भी। बिग इंच, ये ध्यान में रखना, प्रश्न इंपॉर्टेंट बनेगा इससे। बिग इंच एक ऐसी प्रसिद्ध पाइपलाइन है जो मेक्सिको की खाड़ी के तेल
कुओं से पेट्रोलियम को उत्तर पूर्वी राज्यों तक ले जाती है। कोई पूछे बिग इंच क्या है, तो पाइपलाइन है, या बिग इंच से क्या किया जाता है, पेट्रोलियम पदार्थ को पहुंचाया जाता है। पेट्रोलियम को पहुंचाया जाता है, कहां पहुंचाया जाता है, तो वो आपके पास मेक्सिको की खाड़ी जो तेल के कुएं हैं वहां से अपने पास उत्तर पूर्वी राज्यों तक ले जाती है। अब सोचो अपने पास, अमेरिका में प्रति टन की बात कर रहा हूँ, टन का मतलब 1000 किलो, 1000 लीटर की बात करेंगे पेट्रोलियम तरल में, कुल माल ढुलाई का लगभग 17% पाइपलाइनों के माध्यम से होता है। यानी जहां पर अपने पास 1000 टन अपने पास पेट्रोलियम पदार्थ, तरल पदार्थों का आवाजाही होती है, उसका 17% है वो अपने पास इसी से होता है। आगे क्या दिया, यूरोप, रूस, पश्चिमी एशिया और भारत में पाइपलाइनों का उपयोग तेल के कुओं की रिफाइनरियों से, बंदरगाहों से या घरेलू बाजारों से जोड़ने के लिए किया जाता है। अपने भारत में भी चल रहा है। गैस, शहरों में गैस कनेक्शन, जैसे अपने बिजली कनेक्शन होता है वैसे गैस कनेक्शन शुरू हो चुका है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो संचार में आते हैं। संचार क्या है सर, हाँ वो गाना नहीं आया कबूतर जा जा जा, पहले कबूतरों के द्वारा ही जाता था। भाई अपने पास कबूतर को भेजते थे, अपने पास बाज का यूज होता था, ये जाते थे भाई अपने पास पुराने जमाने में बिल्कुल जाते थे, राजा महाराजाओं के समय पे भी होता था, है ना, ये हुआ है, इसीलिए तो गाना बना है, नहीं तो ऐसे थोड़ी ना तेरे मेरे पे थोड़ी ना बन गया गाना। तो अब बात करें संचार की। संचार की आवश्यकता क्यों पड़ी थी, शुरू में बात हुई थी, क्यों पड़ी, क्योंकि अपने को ये मान के चलो एक साधन यहाँ से अपने पास ऑर्डर करना है, कंपनी को यहाँ पहुँचाना है, अगर मैं चल कर जाऊँगा, मैं किसी आदमी को भेजूंगा तो कितने समय में, जब तक तो लोग दूसरी जगह से खरीद लेंगे, तो फिर मैं फ़ोन करूँगा संचार के माध्यम से, तो बस वही अपने पास आ जाता है। देखो मनुष्य ने लंबी दूरी के संचार के लिए विभिन्न विधियों का उपयोग किया है, जिनमें टेलीग्राफ, पहले तार होता था, है ना, मैं समझाऊंगा तार की प्रोसेस, टेलीफोन अपने बिल्कुल महत्वपूर्ण थे, ये पुराने ज़माने के थे भाई, पुराने ज़माने का मतलब ऐसे नहीं है रहे 2001 के आसपास की बात बता रहा हूँ, ये अपनी जो मोबाइल क्रांति आई है ये तो 2007 के बाद में आई है, है ना, मोबाइल का जो युग हुआ है 2007 के बाद में हुआ, इससे पहले तो अपने पास यही थे। अब एक टेलीग्राफ, तार क्या है, तार एक सबसे महंगी साधन प्रणाली थी जिसमें तुरंत मैसेज भेजा जाता था। जैसे आप चैट करते हो ना व्हाट्सएप पे, मैसेज पे टाइप किया अगले के पास, अगले ने रिप्लाई दिया तुरंत, वैसे पुराने ज़माने का ये क्या है, ये व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप। अरे सर व्हाट्सएप पुराने ज़माने का समझाए ना, समझाएंगे, लेकिन अभी कुछ काम नहीं आ रहा है, पहले तो आपके एग्जाम में था ये, पहले तो पूछा जाता था अंग्रेजी में, लेकिन अब नहीं है। टेलीफोन आप भी जानते हो भाई, आज अभूतपूर्व विकास ऑप्टिक फाइबर केबलों का मतलब होता है OFC की फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो ध्यान में रखना, के उपयोग के कारण संभव हुआ है। ये बड़ी मात्रा में डेटा को तेजी से, सुरक्षित रूप से और लगभग त्रुटि रहित तरीके से प्रसारित करने की अनुमति देते हैं। जैसे आजकल अपने पास AI का जमाना आ रहा है, फाइबर कनेक्शन, फाइबर की लाइन आती है, उसमें डाटा बिल्कुल स्पीड से चलता है, अपने कहते हैं ना नेट बहुत तेज चलता है अपना, बस वही बात है। 1990 के दशक में सूचना के डिजिटलीकरण के साथ सुदूर संचार धीरे धीरे कंप्यूटरों के साथ मिलकर एकीकृत नेटवर्क बनाने लगा, जिसे इंटरनेट कहा जाता है। यानी इंटरनेट यानी जाल होता है जिसमें ये अपने पास कंप्यूटर के साथ अब काम होने लग गया है इसका। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट बात करें तो उपग्रह संचार के बारे में बात कर लेते हैं। उपग्रह संचार क्या होता है, अपने पृथ्वी के बाहरी अक्षा में, बाहरी जो पर्यावरण है ना, वहाँ पर लगभग 12,000 उपग्रह है पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, जो हमें बिल्कुल सूचना दे रहे हैं, बाहरी दुनिया की सूचना दे रहे हैं। बाहरी दुनिया कौन सी, अपनी पृथ्वी के बाहर की दुनिया। हाँ, अपने कहाँ है, अरे हम तो अपने बस विकास दिव्य कीर्ति की बात नहीं सुनी, बोले हम घमंड क्यों करें, हम घमंड क्यों करें, हमारी पृथ्वी का इतिहास है वो लगभग 13-13.5 करोड़ साल पुराना है ना, उसके बाद में इंसान बने हैं, उसके बाद में ये पृथ्वी बनी है, पृथ्वी पे कितने देश हैं, उन देशों में अपना भारत है, भारत के कितने गांव हैं, उन गांवों में अपने कौन सी ढाणी है, उस ढाणी के एक मोहल्ले का मैं इंसान हूँ, उस मोहल्ले में भी कितने परिवार है, उन परिवारों में एक इंसान हूँ मैं, तो मैं कहाँ तक गौर करूँ, कहाँ घमंड करने से, मेरे बाहर तो बहुत दुनिया है। तो अपनी पृथ्वी अरबों, अपने पास अरबों ग्रहों में से एक है, याद रखना। हाँ चलो, इंटरनेट सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है। अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष अनुसंधान में अग्रणी भूमिका निभाने के बाद 1970 के दशक से यह स्वरूप महत्वपूर्ण हो गया है। कृत्रिम उपग्रहों ने दुनिया के सुदूर कोनों को आपस में जोड़ दिया है। सुदूर कोने मतलब चांद के पार चलो, हाँ,
इससे संचार की इकाई लागत और समय दूरी के संदर्भ में अपरिवर्तित हो गई हैं। लागत में कमी आई है, बिल्कुल लागत में कमी आती है। भारत ने उपग्रह विकास में भी बड़ी प्रगति की है। भारत में उपग्रह के विकास देख लेना भाई, याद रखना, आएगा पक्का प्रश्न। आर्यभट्ट वॉज लॉन्च्ड ऑन, अरे अंग्रेजी में कैसे आ गया, कोई बात नहीं, मैं हिंदी में कर दूंगा। आर्यभट्ट वॉज लॉन्च्ड ऑन 19 अप्रैल 1979। भास्कर फर्स्ट भैया, भास्कर फर्स्ट इन 1979 एंड रोहिणी इन 1980। यानी भारत ने भी अपने उपग्रह भेजे हैं, जिनमें सबसे पहले लॉन्च किया था इन्होंने 19 अप्रैल 1979 को। कौन सा? आर्यभट्ट सबसे पहला। दूसरा इन्होंने भास्कर 1 भेजा था जो 1979 में था। तीसरा इन्होंने रोहिणी भेजा था 1980 में भेजा था। ये हो जाता है। अब इसके बाद में बात करें 18 जून 1981, मतलब अब हिंदी में आ गया तो मैं हिंदी में भर देता हूँ। 18 जून 1981 को एप्पल है भाई, एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट को एरियन रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया था। भास्कर, चैलेंजर और इनसेट 1B ने भारत में लंबी दूरी के संचार टीवी रेडियो को बहुत प्रभावशाली बना दिया है। यह आपके पास अपने उपग्रह संचार से संबंधित भारत के तीनों जो उपग्रह है इनको ध्यान में रख लेना भाई, है ना। ये अपने पास भारत ने जो क्रांति आई थी वो इसी से शुरू हुई है भाई। साइबर स्पेस इंटरनेट की बात कर लेते हैं, अंतिम टॉपिक है शायद अपना, है ना। साइबर स्पेस इंटरनेट क्या होता है? देखो, साइबर स्पेस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरकृत स्थान की दुनिया है, जहां पर अपने पास कहते हैं पूरा कंप्यूटरकृत क्षेत्र होता है, वहां पे कुछ नहीं होता इसके अलावा। यह प्रेषक और प्राप्तकर्ता की भौतिक गति के बिना कंप्यूटर नेटवर्क पर संचार करने या सूचना प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल दुनिया है। यानी एक हब बनाया जाता है जहां पे सारे डाटा इकट्ठे होते हैं। जैसे जैसे अरबों लोग हर साल इंटरनेट का उपयोग करते हैं, साइबर स्पेस ईमेल, ई कॉमर्स, ई लर्निंग और ई गवर्नेंस के माध्यम से मनुष्यों के समकालीन आर्थिक और सामाजिक दायरे का विस्तार करेगा। यानी करने का मतलब अपन ईमेल का प्रयोग करते हैं, सारा कुछ डिजिटलीकरण हो गया है अपने पास। इसके बाद में इंटरनेट, यही ना, हाँ, इंटरनेट फैक्स, टेलीविजन और रेडियो के साथ मिलकर स्थान और समय की सीमाओं को पार करते हुए अधिक से अधिक लोगों के लिए सुलभ हो जाएगा। ये साइबर स्पेस अपने पास, यानी एक जयपुर में भी अपने पास एक साइबर स्पेस हब, साइबर हब बोलते हैं इसको, बनाया गया है, जहाँ पर अपने पास शायद ट्रिलियन कितने टीबी के डाटा हैं, अरबों के, वो डाटा वहाँ पे इकट्ठा रहेंगे। ये है अपने पास। अब बात करते हैं नेक्स्ट भैया, आपके पास क्वेश्चन से शुरू हो जाते हैं। तो अपने चैप्टर के क्वेश्चंस है वो हल करने वाले हैं, इसके अलावा अपन कुछ नहीं। बाकी जो क्वेश्चंस बनेंगे अपन वन शॉट में पढ़ने वाले हैं, वन शॉट क्लास में पढ़ेंगे वो। देखो बात करते हैं, पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट हाईवे किन के बीच चलता है? मैंने बताया था आप लोगों को, तो क्या है? डार्विन, मेलबोर्न, एडमंटन और एंकोरेज और वैंकूवर और सेंट जॉन सिटी और चेंगदू, ल्हासा। अब देखो इसमें अपने पास डार्विन, आपके पास डार्विन और मेलबोर्न को जोड़ता है, इसके बीच में चलता है भाई। तो अब याद रह जाएगा। हाँ सर, किस देश में रेलवे नेटवर्क का घनत्व सबसे अधिक है? थोड़ी देर पहले ही बात करी है सर, कहाँ पे? यूएसए में है। तो यूएसए, हाँ ये रहा भाई। वृहद ट्रंक मार्ग होकर गुजरता है। वृहद ट्रंक मार्ग कहाँ से होकर गुजरता है भाई? भूमध्य सागर, हिंद महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर। तो ये आपके पास उत्तरी अटलांटिक महासागर से गुजरता है, याद रखना भाई। अब हाँ, प्रश्न सारे समझाए मैंने वहाँ पे। इसके बाद में ये शायद प्रश्न, अच्छा रिपीट हो गए क्या प्रश्न? हाँ, बिग इंच की पाइपलाइन परिवहन करती है। बिग इंच क्या है? अभी थोड़ी देर पहले बात करी है सर। ये क्या करती है? ये पेट्रोलियम को करती है ना, पेट्रोलियम, याद रखना। ये तरल पेट्रोलियम गैस एलपीजी का नहीं करती है, केवल पेट्रोलियम का। तो बिग इंच की बात मैंने बताई भी थी। निम्नलिखित में से कौन सी एक जोड़ी चैनल टनल द्वारा जुड़ी है? कौन सी जुड़ी है टनल द्वारा? हाँ, बात हुई थी कौन सी? पेरिस और लंदन, है ना। पेरिस और लंदन जुड़ा हुआ था, अपन ने बात करी थी इसके बारे में, लेकिन सर भूल गए। अरे भूलना नहीं है तुम लोगों को। चलो बात करते हैं आगे बात करें तो आते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में दीजिए। देखो अभी अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है ना, आंसर सब वही करने वाले हैं। बाकी वन शॉट क्लास बढ़िया शानदार मैं आप लोगों के लिए लेकर आना हूँ, बिल्कुल आने वाला हूँ, घबराना नहीं है। उसके पार कुछ नहीं आना है, पार महाद्वीप कुछ नहीं होने वाला है। वहाँ पे एग्जाम वाले हमसे पूछ के तो बनाएंगे रे। हाँ देखो, पहाड़ी, रेगिस्तानी और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सड़क परिवहन की समस्याएं क्या क्या है समझाया था मैंने।
देखो, पर्वतीय, रेगिस्तानी और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सड़क परिवहन की समस्याएं ये हैं, निम्नलिखित है। पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करना मुश्किल है। इन क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण और रखरखाव करना महंगा है। भूकंप और भूस्खलन के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती है और उनके रखरखाव के लिए भारी खर्च उठाना पड़ता है, सबसे बड़ी समस्या। पहाड़ी क्षेत्र, रेगिस्तान में धूल मिट्टी के कारण सड़कों का निर्माण मुश्किल है। अपने जैसलमेर में आज सड़क का निर्माण किया, कल तूफान आया और मिट्टी में दब जाएगी, वो तो यही समस्या है। बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है और साल दर साल इसका पुनर्भरण करना पड़ता है, ये समस्या है अपने पास इसकी। दूसरा है पार महाद्वीप रेल मार्ग, क्या है समझाया है, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग पढ़ाया है। पार महाद्वीपीय रेलवे पूरे महाद्वीप में चलते हैं और इसके दो छोरों को जोड़ते हैं। इनका निर्माण आर्थिक और राजनीतिक कारणों से विभिन्न दिशाओं में लंबे समय तक चलने के लिए किया जाता है। एक अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग का एक संक्रामक नेटवर्क है जो विभिन्न महासागरों और महाद्वीपीय सीमाओं पर टर्मिनलों के साथ एक महाद्वीपीय भूमि को पार करता है। और इस तरह से के नेटवर्क या तो एक ही रेल पटरियों के माध्यम से हो सकते हैं या एक निरंतर मार्ग के साथ कई रेलवे कंपनियों के स्वामित्व या नियंत्रित कर सकते हैं। पार महाद्वीपीय रेल मार्गों ने महाद्वीपों के अनछुए आंतरिक क्षेत्रों को अन्वेषण और निपटान के लिए खोलने में मदद की है, जो अन्यथा संभव नहीं होता है। कई मामलों में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय यात्री परिवहन और माल परिवहन नेटवर्क की रीढ़ भी बनाई है, जैसे रूस में ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, इनका एग्जाम्पल दे सकते हो जो मैंने बताया है उसमें। बात करें नेक्स्ट आता है जल परिवहन के क्या फायदे हैं। अब देखो, मैंने डिटेल सारी समझा दी है, तो उसके फायदे देख लो। कम लागत होती है, तो इसमें ये समझ लेना भाई, है ना, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आप खुद भी बना के लिख सकते हो, है ना, अपनी तरफ से भी। आपने सर ये लिखा है, हम दूसरा, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। बड़ी क्षमता का मतलब होता है भारी बड़े बड़े वाहन, 20-20 हज़ार कंटेनर ले जाए जा सकते हैं, तो ये हो सकता है। लचीली सेवा का मतलब है कि यहाँ पे कहीं पर भी आवाजाही कर सकते हैं आसानी से, वो होती है। देखो, ये रेलवे की तुलना में बहुत अधिक लचीली सेवा प्रदान करती है। इसके बाद है सुरक्षा है ही भाई। परिवहन के इस रूप में दुर्घटनाओं और टूटने के जोखिम परिवहन के किसी अन्य रूप की तुलना में न्यूनतम है। समुद्र में तूफान आएगा तो ही आपके पास नुकसान है, अन्यथा कोई नुकसान नहीं है। नदी में बाढ़ आएगी तो ही दिक्कत है, तो बाढ़ के समय नहीं जाएंगी। तो इस तरीके से ये सुरक्षा प्रदान करता है भाई। बाढ़ और बारिश में जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जब रेल और सड़क परिवहन बाधित होता है तो जल परिवहन के माध्यम से राहत कार्य संचालित किए जा सकते हैं। बिल्कुल, जब अपने सड़कें टूट जाती हैं, बाढ़ आ गई, बाढ़, अब जाहिर सी बात है नदी में तो पानी रहेगा, लेकिन अगर गांव में पानी भरा हुआ है तो कैसे जाएंगे, तो फिर अपने नदी के मार्ग से ही जाते हैं। ये जल परिवहन के फायदे हो जाते हैं। बाद में है 150 शब्दों में उत्तर देना है। इसका प्रश्न देखो भाई, कथन को स्पष्ट करें। एक सुप्रबंधित परिवहन प्रणाली में विभिन्न प्रकार के एक दूसरे के संपूरक होते हैं। विभिन्न प्रकार, हाँ, एक दूसरे के संपूरक होती है। सर इस लाइन का अर्थ नहीं समझ में आया, मैं बता देता हूँ। क्या कह रहा है कि एक सुप्रबंधित परिवहन में मैंने 4 प्रकार बताए। चारों प्रकारों में अगर मैं बात करूँ रेल की और सड़क की, है ना, सड़क के बारे में बात कर लेते हैं। एक छोटी सी रेल, सड़क के बारे में बात कर लेते हैं। अब ये प्रश्न ये कह रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के संपूरक है। संपूरक मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते, ऐसा ये कहना चाह रहा है। तो संपूरक है, कैसे सिद्ध करो, तो सिद्ध कर देते हैं अपन, सिद्ध करने में तो बैठे हैं। परिवहन के विभिन्न तरीके प्रतिस्पर्धी नहीं है, यानी रेल ये नहीं कह रहा, रेलवे जो अपने पास ट्रैक है वो ये नहीं कह रहा है कि अपने पास हम सड़कों से बेहतर है। सड़कें वाले सड़क परिवहन है वो ये नहीं हो सकता कि अपने रेल से अपने पास क्या करना है, उससे क्या करना है, ये क्या कर रहा है, प्रतिस्पर्धी है, वो प्रतिस्पर्धा नहीं करनी। विशिष्ट परिस्थितियों में सभी का अपना महत्व है। एक अच्छी तरह से प्रबंधित परिवहन प्रणाली में विभिन्न प्रकार के निम्नलिखित तरीकों से एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। देखो, जब भारी मशीनरी को दूसरे देशों में आयात किया जाता है तो परिवहन का कोई अन्य साधन जल परिवहन जितना सहायक नहीं हो सकता भाई, बिल्कुल सीधी सी बात है। जब तत्काल टेलीग्राम विदेशों में वितरित किए जाते हैं तो हवाई परिवहन सबसे उपयोगी है, बिल्कुल। जब हल्के वजन वाले उच्च मूल्य के सामान वितरित किए जाते हैं तो हवाई परिवहन दूसरों की तुलना में क्या है, बेहतर साबित होता है, बिल्कुल ये भी सत्य बात है। इसके बाद में भारी माल और यात्रियों को लंबी दूरी पर ले जाने के लिए रेलवे उपयोगी है। इसके बाद में सड़क परिवहन द्वार से द्वार मतलब डोर टू डोर, अपने पास घर पे सामग्री, कौन जोमेटो 10 मिनट में घर, माल की आवाजाही और कम दूरी पर लोगों के लिए उपयोगी है। वे रेलवे, जलमार्ग और वायुमार्ग जैसे परिवहन के अन्य साधनों से जुड़ने के रूप में कार्य करते हैं।
यदि तरलीकृत पेट्रोलियम या अन्य तरल पदार्थ ले जाने हैं तो पाइपलाइन परिवहन के अन्य सभी साधनों से बेहतर साबित होती है। इसका मतलब ये सारे जो परिवहन के प्रकार हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, संपूरक हैं। ये अपन ने बात कर ली। नेक्स्ट बात करें तो आता है वे कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा साइबर स्पेस मनुष्य के समकालीन आर्थिक और सामाजिक स्पेस में विस्तार करेगा। देखो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आ जाए तो देख लेना भाई। यह है साइबर स्पेस का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरकृत अंतरिक्ष की दुनिया है। यह वर्ल्ड वाइड वेब WWW जैसे इंटरनेट द्वारा शामिल किया गया है। यह प्रेषक और रिसीवर के भौतिक आंदोलन के बिना कंप्यूटर पर जानकारी को संप्रेषित या एक्सेस करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल दुनिया है। इसमें इंटरनेट के रूप में इसे इंटरनेट के रूप में भी जाना जाता है। साइबर स्पेस मनुष्य के समकालीन आर्थिक और सामाजिक स्थान का विस्तार करेगा। कैसे करेगा? देखो, ईमेल यह इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग करने वाले लोगों के बीच संदेशों का आदान प्रदान करने की एक विधि है। विकसित दुनिया में व्यापार, सरकारों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा ईमेल को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है और कार्यस्थल संचार से ई क्रांति के प्रमुख भागों में से एक है। भाई ई क्रांति का मतलब जिसमें ईमेल आती है, ई लर्निंग आती है, ये सारी अपने पास आगे है। देखो ई कॉमर्स की बात करें तो अपने पास ऑनलाइन व्यापार क्या होता है। अपन को पसंद आया, अमेजोन पे हमने खरीद लिया, वही है आज ऑनलाइन खरीदने या बेचने का लेन देन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंटरनेट मार्केटिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम और ऑटोमेटेड डेटा कलेक्शन सिस्टम जैसी तकनीकों को अपनी ओर खींचता है। कहीं पैसे भेजने हैं, बैंक में जाना पड़ता था पहले, आज फोन पे ओपन किया, पापा 500 रुपये भेजो, तो पापा 500 रुपये भेज देते हैं, है ना। बड़े भाई को फोन किया, भाई पैसों की आवश्यकता है, तुरंत भेज देता है। पहले बैंक में जाता था, उसके बाद में पैसे लगाता था, अब वो पैसे सुबह चाहिए, अब शाम को पहुंचे, अगले दिन पहुंचे, क्या पता संडे वाले दिन और भी समस्या। तो ये अपने पास ई कॉमर्स में आ जाता है। ई शिक्षा की बात करें तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ये ई शिक्षा ही है। यह सीखने का एक माहौल है जो शिक्षण और सीखने की गतिविधियों के लिए एक मंच के रूप में सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता है। मैं भी थक गया आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते। तो ई प्रशासन क्या होता है? ये प्रशासन, सरकार अपने पास क्या है, आदेश निकाल लेती है। देखो ये सरकारी सेवाओं को पहुंचाने, सूचनाओं के आदान प्रदान, संचार, लेन देन, विभिन्न स्टैंड अलोन प्रणालियों और सरकार के ग्राहक G2C का मतलब गवर्नमेंट टू कस्टमर, सरकार से व्यापार G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस, सरकार से सरकार G2G का मतलब होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के साथ साथ संपूर्ण सरकारी ढांचे के भीतर कार्यालयीन प्रक्रियाएं और अंतः क्रियाओं के बीच सेवाओं के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों का प्रयोग है। याद रख लेना भाई। ई प्रशासन क्या है? ये आ गया ना ई प्रशासन, हाँ भाई ये तो आ गया। और यहाँ पे आपका जो चैप्टर है अब वो कंप्लीट हो जाता है। यानी कहने का मतलब है लगभग हमने अपनी सारी बातें इस चैप्टर से कर ली है और ये उन चैप्टर का भाग है जिससे आपके पास 18 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। उन चैप्टर्स का हिस्सा है। 5 चैप्टर है जिनमें 18 अंक के प्रश्न आने हैं। तो ये जो चैप्टर है आप लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट साबित तो होता है आप लोगों के लिए। तो आज की क्लास में हमने वो सारे तथ्य पढ़ लिए, सारे नोट्स मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए, रिवाइज करवा दिए। अब इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन है वो आप नहीं छोड़ोगे। अगर मेरी बातें सुने हो तो, नहीं सुने हो तो फिर मैं थोड़ी ना आपके पास आके सुनाऊंगा रे। तो आज की क्लास को बस इन्हीं शब्दों के साथ कंप्लीट कर देते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक देखते रहे हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।